G12 हिंदी। ताओ यू ने अपने पास मौजूद 2 असॉल्ट राइफलों को छोड़ दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गईं और फिर उसने पीछे से आखिरी 2 राइफलें निकाल ली। इससे पहले दागी गई 100 से अधिक गोलियों ने यहां के अधिकांश लक्ष्यों को पहले ही नष्ट कर दिया था। सहज शूटिंग संशोधित जोड़ बेसिक शूटिंग संशोधित के संयोजन ने ताओ यू को एक भयानक हिट दर दी। देवीकृत बेसिक शूटिंग बुलेट प्रक्षेप पथ को संशोधित कर सकती है, लेकिन इसमें पर्याप्त एकाग्रता की आवश्यकता के अलावा छोटे समायोजन मानसिक रूप से थका देने वाले थे। यह एकल शॉट के लिए सरल था, लेकिन इसका प्रभाव एकल लक्ष्य पर स्वचालित फायर के लिए सबसे अच्छा था। एकाधिक लक्ष्यों के लिए वह मुख्य रूप से अपने स्वयं के गतिशील विजन और निष्क्रिय बंदूक हैंडलिंग पर निर्भर थे। लेकिन अब सहज शूटिंग के आने के साथ यह अब चेतन शूटिंग थी। जब तक उसे इस बात का अंदाजा था कि यह एक सिर है, उसके बढ़ते हुए कुशल शूटिंग कौशल और बढ़िया समायोजन के साथ ये लक्ष्यों पर लटके हुए ताले की तरह था। यदि मस्तिष्क एक भी गोली का सामना नहीं कर सकता और अचानक चौंक जाता है, तो मृत्यु निश्चित है। यह दृश्य स्पष्टतः जश्न मनाने का था, और यद्यपि कई लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, तथापि अधिकांश ने अपने हेलमेट उतार दिए थे। केवल कुछ ही लोगों को, जिनके चेहरों पर लोहे के मुखौटे और इसी प्रकार की पोशाक थी, आसानी से ताओ यू द्वारा संभाला गया, क्योंकि उन्होंने अपने शॉट्स में छाया बल को शामिल किया था। ऐसा लग रहा था कि शैडो फोर्स गोली के प्रभाव से बनी दरारों को चीरकर 1 या 2 गोली से सिर की सुरक्षा करने वाले कुछ लोगों को मार सकता है। नए कौशल का प्रारंभिक मुकाबला परिणाम काफी प्रभावशाली था। कौशल सस्ते थे, देवत्व प्राप्ति की लागत 100 से कुछ अधिक थी, लेकिन लागत प्रदर्शन अनुपात बहुत अधिक था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से ही आक्रामक रहा हूं और अब मेरी दूसरों को धूल चटाने की क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। ताओ यू ने मन ही मन सोचा, साथ ही उसने अपनी नजर उठाकर कई कंटेनरों की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। वे जंग लगे कंटेनर, गोदाम के अंदर अस्थायी विश्राम क्षेत्र और शौचालय प्रतीत होते थे, जो सुविधा के लिए कंटेनरों से बनाए गए थे। अब वे शेष बचे 4 लोगों के लिए कवर का काम करते थे। वाइल्ड वुल्फ गैंग का प्रमुख नेता, गोल्ड मास्टर, विनो और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम पहले अज्ञात था। आग्नेयास्त्रों और हथगोले की उच्च मारक क्षमता के कारण ताओ यू ने जवाबी गोलीबारी का जोखिम नहीं उठाना चाहा और इसके बजाय उसने सबसे मजबूत लक्ष्य को चुनने के बजाय सबसे पहले बंदूक निकालने वाले के आधार पर लक्ष्य को प्राथमिकता दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए यह अपरिहार्य था कि सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले और आगे बढ़ने वाले ये कुछ लोग बच गए। आप वास्तव में कौन हैं? खोपड़ी गिरोह ने आपको कितना भुगतान किया? हम वित्त और बल दोनों में मजबूत हैं, हम आपको और अधिक दे सकते थे। भेड़िया राजा ने अपने छिपने की जगह से नपुंसक क्रोध में दहाड़ते हुए कहा। उनकी कड़ी मेहनत से इकट्ठा की गई कुलीन सेना रातों रात नष्ट हो गई, लगभग समाप्त हो गई। NOWELLBJAN.com। इतने वर्षों तक स्कल गैंग के साथ काम करने के कारण उन्हें पता था कि उनके पास इतने कुशल लोग नहीं हैं। यह अवश्य ही बाहरी लोगों द्वारा किराए के बंदूकधारियों और आंतरिक गद्दारों द्वारा मिलकर काम करने का परिणाम रहा होगा। इन आरोपों का सामना करते हुए ताओ यू ने बस हल्के से मुस्कुराया। फिर क्यूई ब्लड का उपयोग करके अपनी स्वर रज्जु में ऊर्जा प्रवाहित करते हुए उसने हेलमेट के माध्यम से कर्कश आवाज में कहा, ओह, आप खोपड़ी गिरोह से अधिक की पेशकश कर सकते हैं। यदि आप मुझे अभी भुगतान करते हैं, तो मैं आप चारों को छोड़ देने पर विचार कर सकता हूं, और यहां तक कि एहसान वापस करना भी असंभव नहीं है। ताओ यू की आवाज के लहजे से उसकी उम्र या लिंग का पता लगाना असंभव हो गया। ताओ यू के प्रस्ताव का सामना करते हुए वुल्फ किंग ने केवल ठंडी हंसी उड़ाई। क्या तुम सपना देख रहे हो? मैंने खुद इस लाइन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। कुछ नौसिखियों के अलावा कौन वास्तव में पैसे देगा? इतनी गहरी दुश्मनी करने के बाद उसने मान लिया कि अगर पैसा भी ले लिया जाए तो भी समस्या की जड़ मिटी जाएगी। उस समय विनो भी वहां छिपकर उदास भाव से बोला, अकेले ही यहां पहुंचकर वाइल्ड वुल्फ गैंग के मुख्य सदस्यों को आसानी से खत्म कर देना, ऐसी ताकत इनर सिटी में किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। क्या आप लून गनमैन हैं या वाइल्डनेस हंटर? आप अनुमान लगाएं। ताओ यू को नहीं पता था कि वे दोनों कौन थे। संभवतः वे इनाम के शिकारी या साझेदार जैसे उल्लेखनीय शीर्षक वाले थे, लेकिन जाहिर है वह स्वेच्छा से कुछ भी बताने वाले नहीं थे। तुम चाहे जो भी हो, तुमने जो किया है वह हद पार कर गया है। भले ही मैं अब पक्ष से बाहर हो गया हूं, मुझ पर हमला करना हमारे परिवार का दुश्मन बनाना है। चलो आज की घटना को यहीं खत्म करते हैं, और मैं दिखावा कर सकता हूं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। विनो ने अपने बगल में बैठे वुल्फ किंग पर एक नजर डालते हुए कहा।
भेड़िया राजा ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और चुपचाप कदम बढ़ाते हुए चुपचाप कंटेनर के दूसरी ओर बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी छाती से एक मुड़ा हुआ हुड भी निकाला और उसे पहन लिया, इससे स्पष्टतः कुछ सुरक्षा मिली। यद्यपि वह उत्सव के दौरान पूरी तरह से सशस्त्र नहीं होगा, फिर भी एक बूढ़े भेड़िए के रूप में उसके पास आपात स्थिति के लिए हमेशा कुछ सावधानियां होंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह कभी भी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं उतारते थे तथा बुलेट प्रूफ हुड भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखा जाता था। इस कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया में शुद्ध समझौता व्यर्थ था। शुरू में तो हम अचंभित रह गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि अब उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही वुल्फ किंग कंटेनर के दूसरी ओर जा रहा था, विनो ने मास्टर जिन और दूसरे कंटेनर के पीछे बचे एक अन्य व्यक्ति को दूसरी ओर कुछ शोर मचाने का संकेत दिया। वे सभी लोग थे जो तलवार की धार चाट चुके थे, और यद्यपि वे पलक झपकते ही भारी नुकसान से कुछ हद तक भयभीत थे, फिर भी वे सभी दूसरी ओर की ओर चल पड़े। चूंकि उनके पास वुल्फ किंग के कौशल नहीं थे, इसलिए उन्हें जल्द ही ताओयू ने देख लिया, जिसने उस दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसी क्षण ताओयू ने अपना सिर घुमाया। एक फुर्तीला सिलहूट हिंसक रूप से फट पड़ा, ताओयू के मुड़े हुए सिर के विपरीत दिशा से तेजी से झपट्टा मारा, जबकि तेजी से सांप की खाल की चाल का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही ताओयू पर गोली चलाने के लिए अपनी पिस्तौल उठाए। वुल्फ किंग, जो अभी अभी बाहर आया था और ताओयू की हल्की सी दिशा देखकर अपने मुंह के कोनों को मुस्कुराहट में बदल दिया। वह जीत गया था। पिछले कई वर्षों में उन्होंने ऐसे अनगिनत क्षणों का सामना किया है जब उन्होंने इस तरह से स्थिति को बदल दिया है। कूड़े के ढेर में पले बड़े होने के कारण 18 वर्ष की आयु तक वह किसी तरह अपना गुजारा करता रहा। वास्तव में वह आउटर सिटी के सबसे निचले स्तर पर पैदा हुआ था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह कई कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद अंततः अपने वर्तमान पद पर पहुंचे हैं। उनमें ग्रेड ए चपलता थी। वाइल्ड वुल्फ गैंग द्वारा वर्षों में संचित की गई संपत्ति के अलावा उसकी प्रतिभा को संपूरित करने के लिए कौशल का एक पूरा सेट तैयार किया गया। यहां तक कि आंतरिक शहर में भी वह अपनी जमीन पर मजबूती से कायम रह सका। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास यांत्रिकी या उत्परिवर्ती श्रेणी में कोई प्रतिभा नहीं थी, और आंतरिक शहर में उसके संपर्कों की कमी थी, इसलिए संसाधन अर्जित करना उसके लिए यहां रहने जितना अच्छा नहीं था। क्या वे सचमुच मुझे, भेड़िया राजा को, एक बीमार कुत्ता समझते हैं? वर्षों से उसने जो विशिष्ट शक्तियां एकत्रित की थीं, वे अब एक ही दिन में लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं, और अब खून के बदले खून लेने का समय आ गया था। चाहे आप इनर सिटी के इनामी शिकारी हो, चाहे आप साझेदार हो, चाहे आप अकेले बंदूकधारी हो, चाहे आप जंगल में शिकारी हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको मरना ही है। मरना। एड्स बाय पब फ्यूचर। भेड़िया राजा ने अवसर का लाभ उठाया और तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। अपनी शानदार गति और सजगता का उपयोग करते हुए वह बंदूक चलाने की शैली में गोली चलाते हुए आगे बढ़ा। हाथ में 2 पिस्तौलें और वुल्फ किंग की स्वाभाविक तरल, सुंदर चाल के साथ यह दृश्य वास्तव में शानदार और सहज था। हालांकि जैसे ही वह बाहर आया, उसने ताओयू के साथ कुछ गोलियां चला दी। अचानक उसका सिर पीछे की ओर झटका, उसकी आंख के गड्ढे में खून से सना एक छेद दिखाई दिया, जिससे खून बहने लगा। अगले ही क्षण उसका पूरा सिर गोलियों से छलनी हो गया, उसकी टोपी खुल गई, जो केवल उसके हुड के सहारे बची हुई थी, और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। ताओयू, जिसने केवल वुल्फ किंग की लाश पर नजर डाली थी, ने बस लापरवाही से अपना सिर झुकाया, जिससे गोली उसके हेलमेट को छूती हुई निकल गई और एक खरोंच छोड़ गई। ताओयू को, जो 3 प्रमुख आत्मा बोध कौशलों क्रेन फॉर्म संशोधित, वारलॉर्ड साइड आर्म और ध्यान तकनीक संशोधित से संपन्न था, अचानक भड़की हुई दुर्भावना का विस्फोट स्पष्ट रूप से स्पष्ट लग रहा था। वह स्वाभाविक रूप से बुलेट टाइम में प्रवेश कर गया। लक्ष्य को बारीकी से समायोजित करने और लगभग एक साथ ही जवाबी फायरिंग करते समय उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की बंदूक की नाल की दिशा और गोली के प्रक्षेप पथ पर भी नजर रखी। यद्यपि यह गोली जितनी तेज तो नहीं थी, लेकिन प्रक्षेप पथ को आसानी से पकड़ना तथा प्रतिक्रिया का सर्वोत्तम तरीका ढूंढना कोई समस्या नहीं थी। अपने हेलमेट की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं करना चाहते थे, न ही प्रतिद्वंद्वी की गोलियों पर दांव लगाना चाहते थे, इसलिए ताओयू ने सम्मान के संकेत के रूप में पहले चकमा देना पसंद किया। इससे पहले कि मास्टर जिन और अन्य जीवित बचे लोग स्वयं को प्रकट करते, वुल्फ किंग पहले ही धूल खाकर गिर पड़ा, जिससे दृश्य में अचानक सन्नाटा छा गया। भेड़िया राजा, क्या बस यही है? आप शीर्ष पर कैसे चढ़े? तुम ऐसे कैसे मर गए? इतनी आसानी से मर गए। हमारे कुत्ते की आंखें अंधी थी। भाई, मैं वास्तव में वाइल्ड वुल्फ गैंग से नहीं हूं, मैं इस झंझट से बाहर हूं। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद विनो बोल पड़ा।
यहाँ तक कि उन्होंने मास्टर जिन और अन्य जीवित बचे लोगों से भी शीघ्र ही सहमति प्राप्त कर ली। हाँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं पहले ही वाइल्ड वुल्फ गैंग छोड़ चुका हूँ। अब से जंगली भेड़िया गिरोह खत्म हो जाएगा, उनका सारा इलाका खोपड़ी गिरोह का होगा। के बाद एक आने वाली आवाजें सुनकर ताओ यू भी अपने दिल की गहराइयों में स्तब्ध महसूस कर रहा था। लेकिन यह वास्तविकता थी, और वास्तविकता हमेशा से ही इतनी प्रत्यक्ष और क्रूर थी। चून की बात यहाँ तक आ ही गई है, तो फिर इसे यहीं रहने दो। जैसे ही ताओ यू बोला, वह भी धीरे धीरे पीछे हट गया और एक कोने में छिप गया। हालांकि ताओ यू ने पहले ही अपना बयान दे दिया था, उसके पीछे खड़े 3 लोगों ने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। यह अभी भी विनो ही थी जिसने उन 2 लोगों पर एक ठंडी नजर डाली और कहा, बाहर जाकर जांच करो, नहीं तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। इस ठंडी आवाज ने जिन शिफू के दिल को कठोर कर दिया, और एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति के साथ उन्होंने अपनी खोपड़ी को कठोर किया और बाहर चले गए। सावधानी से बाहर निकलने पर उन्होंने पाया कि अपेक्षित हमला नहीं हुआ, जिससे वे खुशी से झूम उठे। अब सब सुरक्षित है युवा मास्टर विनो, चलो जल्दी से चलें। ये देखकर कि दोनों लोग सुरक्षित हैं, विनो ने भी राहत की सांस ली। खोपड़ी गिरोह और जंगली भेड़िया गिरोह के बीच की गड़बड़ी में फंसना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस दिन से वह जागा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष रहा है। प्रतिभा की कमी के कारण उन्हें दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं मिला। विनो, जो इन सिटी का निवासी था, को लगा कि वह दुर्घटनावश इसमें शामिल हो गया था, तथा 2 प्रमुख सदस्यों को सुरक्षित देखकर उसे लगा कि हत्यारे ने वास्तव में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आखिरकार वाइल्ड वुल्फ गैंग का लीडर और अधिकांश मुख्य सदस्य मर चुके थे। उसके जैसे किसी व्यक्ति, जो कि इन सिटी का बच्चा था, पर हमला करने और उसके परिवार के क्रोध को भड़काने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सब दूसरों को विपत्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए धन लेने के बारे में है, मेरी जान लेने के लिए किसी ने धन नहीं दिया। विनो ने इस पर विचार करते हुए, अपनी सतर्कता बनाए रखते हुए, छिपने के स्थान को छोड़ दिया, कुछ बार पानी का परीक्षण किया, और जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ सुरक्षित है, तो वह अचानक गेट की ओर तेजी से बढ़ गया। चाहे कुछ भी हो, जल्दी से निकल जाना ही बेहतर था। लेकिन जब उसने धातु के दरवाजे को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो बाहर से जंजीरों की खटखट की आवाज सुनकर वह आश्चर्य से रुक गया। धातु के दरवाजे केवल थोड़ा सा हिले थे और विकृत हो गए थे, और अंतराल के माध्यम से विनो बाहर देख सकता था कि कम से कम 10 बार जंजीरें लपेटी गई थी। क्या उस आदमी ने पहले ही बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था, पलायन को रोकने के लिए? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके सिर में झुनझुनी होने लगी और वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गोलियों की आवाज सुनाई दी और विनो के शरीर और पैरों से खून की कई धारें निकली। हालांकि इसके बाद जो हृदय विदारक दर्द हुआ, उससे विनो के मुंह से 2 दबी हुई आवाजें निकली। अपनी मजबूत काया के बावजूद वह जमीन पर गिरने के तुरंत बाद पलटने और उठने में सफल नहीं हो सका। इससे ताओ यू संतुष्ट हो गया और उसने अपने शॉट्स की शक्ति का परीक्षण किया। ध्यान तकनीक संशोधित से प्राप्त शुद्ध मानसिक शक्ति ने वास्तव में मानसिक आक्रमण की शक्ति को बढ़ा दिया था, विशेषकर अब जबकि मानसिक आक्रमण 2 गुना हो गया था। कुछ आकस्मिक शॉट उसके जैसे इन सिटी बच्चे को तुरंत उठने से रोक सकते हैं। मानसिक हमला। विनो ने जमीन से खुद को ऊपर उठाते हुए भारी आवाज निकाली और उसके चेहरे पर दुख का भाव था। वरिष्ठ साथी, घातक गोली। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर ताओ यू का चेहरा भी असमंजस से भरा हुआ था। ये किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो मानसिक हमले के साथ गोलियों को भरने में सक्षम है। लेकिन एक वरिष्ठ भागीदार के रूप में वह निश्चित रूप से इन सिटी में शीर्ष स्तर के लोगों में से एक था। ताओ यू को एहसास हुआ कि वह अभी भी ऐसे व्यक्तियों की तुलना में कम है। हालांकि अगर उनकी शैलियां समान थीं, तो ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में बलि का बकरा मिल सकता था। विनो के शब्दों से कांपते हुए जिन शिफू और उसके बगल में बचे अन्य व्यक्ति का रंग भी अचानक बदल गया। एक वरिष्ठ भागीदार, हमने ऐसा क्या किया है कि हमें आंतरिक शहर से ऐसी शीर्ष संस्था का हस्तक्षेप झेलना पड़ रहा है? तुम बहुत कुछ जानते हो। मानसिक हमले की शक्ति का परीक्षण करने के बाद ताओ यू ने कुछ गोलियों से विनो को जल्दी से खत्म कर दिया, और गोलियां तुरंत विनो की आंखों के गड्ढों में घुस गईं। हालांकि उसकी खोपड़ी, जो उसके एलियन रूप से बदल गई थी, वुल्फ किंग की खोपड़ी से कहीं ज्यादा सख्त थी। कुछ शॉट्स इसके आकार को बदलने में विफल रहे। हालांकि कवच भेदी क्षमता के बिना सामान्य गोलियां भी उसकी खोपड़ी पर कुछ वार झेलने में सक्षम थी, लेकिन इस विचार ने ताओ यू को उलझन में डाल दिया। वह बस एक और ज़ॉम्बी बनाना चाहता था, और इस लड़के का शरीर भी अच्छा था।
यद्यपि इसे प्रकाश से छिपाए रखने की आवश्यकता थी, लेकिन इसके स्वरूप को संशोधित करना और इसे छाया में छिपाए रखना काओ शाओलिन की दैनिक गतिविधियों के लिए उपयोगी हो सकता था। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं सुना। जिन शिफू, जो 1.9 मीटर से अधिक लंबा था, अब एक छोटी पत्नी की तरह लग रहा था जब उसने मुड़कर अपने अंतिम साथी को गोली मार दी और धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया। महाराज, मैं मेहनतकश बनने को तैयार हूँ। तो फिर मुझे अपना युआन बल दे दो, ताओ यू ने जिन शिफू के अनुकूल व्यवहार को देखते हुए कहा और बोल पड़ा। इससे जिन शिफू के चेहरे पर पहले तो कड़वाहट छा गई, फिर उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। यदि आप इसे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी धन्यवाद कहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ताओ यू अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने अपनी बंदूक की नाल ऊपर उठा ली। और ये दृश्य देखकर जिन शिफू की आंखें चौड़ी हो गईं। 1 मिनट रुकिए, अंत में आवाज में कोई बदलाव नहीं आया, वह परिचित सी लग रही थी। मेरा शुक्रिया क्यों? बैंक टिल्डा। जैसे ही गोली उसके मस्तिष्क में घुसी, मास्टर जिन की चेतना के अंतिम हिस्से में अचानक एक आत्मज्ञान हुआ। वह बड़ा लड़का जो दिन में सामान वितरित करते समय हंसता था और उन्हें धन्यवाद देता था। तो यह मैं ही था जिसने उसे बताया कि विनो यहाँ था। तो मूलतः उसका लक्ष्य विनो था। तो जंगली भेड़िया गिरोह सिर्फ आकस्मिक था। गिरोह का नेता उलझन में है। खोपड़ी गिरोह का ग्रह आधार। खोपड़ी गिरोह का नेता, बूढ़ा खोपड़ी, अपने अधीनस्थों की नंगी लाशों को देख रहा था। उसका चेहरा भी गुस्से से भरा हुआ था। वह शापित बच्चा बहुत आगे जा रहा है। गैंग लीडर, इसे सहन करो। इनर सिटी के लोग अब उसकी मदद कर रहे हैं। हम देर सवेर उन्हें इसकी कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी। अपने भाइयों का हौसला टूटने से बचाने के लिए ओल्ड स्कल ने अभी भी सतह पर बहुत गुस्सा दिखाया, फिर अपने घर में वापस आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। अरे, एक कंगाल, वह इतना गरीब कैसे हो सकता है? पूरे वाइल्ड वुल्फ गैंग के घर को उनके स्वयं के अलाव और गैसोलीन से जलाने के बाद, ताओ यू ने विनो के शरीर और लूट के कुछ हिस्से को कचरे के पहाड़ के आसपास ले आया। क्योंकि वह चिंतित था कि विनो में कुछ आत्म विनाशकारी क्षमताएं हो सकती हैं, ताओ यू ने काओ शाओलिन को परीक्षण के लिए छाया से बाहर आने दिया। लेकिन अंत में, उसने पाया कि इस इनर सिटी युवा मास्टर की कीमत जंगली भेड़िया गिरोह के नेता के बराबर भी नहीं थी। उसके शरीर पर सबसे मूल्यवान चीज एक उन्माद औषधि थी जो युआन बल की 1000 इकाइयों को अवशोषित कर सकती थी। ये औषधि केवल उन लोगों के लिए उपयोग के लिए प्रतिबंधित थी जिनके शरीर में विदेशी प्रत्यारोपण हुआ था। ये जीवन शक्ति, ताकत, चपलता, प्रतिरक्षा और शरीर के आकार को बहुत बढ़ा सकती थी, लेकिन इसका दुष्प्रभाव तर्कसंगतता में कमी थी। इससे ताओ यू को याद आ गया कि विनो उस समय कैसा दिख रहा था जब उसने आखिरी बार एलियन का सामना किया था। मेरे पास मानसिक प्रतिरक्षा है। अगर ये तथ्य न होता कि मेरा शरीर विदेशी प्रत्यारोपण के बिना इसे सहन नहीं कर सकता, तो मैं वास्तव में इसे बनाए रख सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ताओ यू को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन सुरक्षा को सर्वप्रथम ध्यान में रखते हुए उसने इसे युआन फोर्स के रूप में अवशोषित करने का निर्णय लिया। जहां तक जंगली भेड़िया गिरोह के गिरोह नेता की बात है, उसके पास विभिन्न छोटे लेकिन उपयोगी युआन बल आइटम थे। वहां कलाई और घुटने के लिए 2 जोड़ी सुरक्षा कवच थे, जो अमीर छिपकली महिलाओं के पास मौजूद सुरक्षा कवच के समान थे। ये सेट पहले टूट चुका था, और अब यह एक अच्छा प्रतिस्थापन था। इसमें एक बैज भी था जिससे किसी की गंध को छुपाया जा सकता था। यद्यपि यह उनके अपने छाया बचाव कौशल जितना अच्छा नहीं था, फिर भी जब वे केवल अपने 2 निष्क्रिय छिपाव कौशलों का प्रयोग कर रहे थे, तो ये कुछ हद तक उपयोगी था। फिलहाल, उन्होंने विनो के छिपे हुए शरीर पर लगे बैज का इस्तेमाल किया। यद्यपि ताओ यू शव शोधन के लिए विनो के शरीर का उपयोग करना चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह ले जाने से पहले घर पर छिपाएगा। जोखिम बहुत अधिक था। वह उसे लेने के लिए रात को वापस आता था। शेष बची हुई वस्तुओं को सीधे युआन बल के रूप में अवशोषित कर लिया गया। कुल मिलाकर, इसने गिरोह के सदस्यों की गरीबी को उजागर किया, जिसमें विनो की औषधि को मिलाकर कुल 3000 युआन बल प्राप्त हुआ। खैर, कुछ ना होने से तो बेहतर है, कम से कम नियोक्ता तो मर गया, उसे बचाने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों की तुलना में, विनो ने पहले ही कुछ अच्छी चीजें उपलब्ध करा दी थी। कुल मिलाकर, ये काफी अच्छा सौदा था। रात्रि के उत्तरार्ध में आराम से विश्राम करने के बाद, ताओ यू सुबह सुबह बाहर हो रही अराजकता की आवाज सुनकर जाग गया। उसने धीमे से कुछ ऐसा सुना, वाइल्ड वुल्फ गैंग खत्म हो गया है। ऐसे युग में जब शहर के बाहर संचार केवल चिल्लाकर किया जाता था, यह अच्छी बात थी कि खबर इतनी तेजी से फैल गई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मामला बहुत गंभीर था।
नहा धोकर घर से बाहर निकलने के बाद ताओ यू ने देखा कि वाइल्ड वुल्फ गैंग के स्थान की दिशा में काला धुआं अभी तक नहीं छटा था। ये पूरी रात जलता रहा था, वास्तव में एक लगातार आग। भाई, जंगली भेड़िया गिरोह को कुछ हो गया है। मैंने सुना है कि खोपड़ी गिरोह ने उनका सफाया कर दिया है। ताओ शे, जो पहले से ही खेत पर था, जब उसने ताओ यू को बाहर आते देखा तो उसने सुनी हुई अफवाह को साझा करने के लिए जल्दी से वहां गया। तुम किस बात पर परेशान हो रहे हो? तुम अभी कौन सी अफवाहें सुन रहे हो? ताओ यू ने खेल खेल में अपने भाई के सिर पर तमाचा मारा। ये सच है। मैंने अभी अभी अंकल हु को लोगों के एक समूह के साथ वहां भागते हुए देखा है। ताओ शे ने विरोध किया। हाल ही में सब कुछ इतना अस्त व्यस्त हो गया है, इसलिए तुम्हें बाहर कम जाना चाहिए और खेती में ज्यादा मदद करनी चाहिए, या कुछ कौशल का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। 2 साल से भी कम समय में तुम्हें भी जागना होगा। ताओ यू ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने भाई को थोड़ा उपदेश दिया। ओह, लेकिन यह वास्तव में थोड़ा अव्यवस्थित है। जंगली भेड़िया गिरोह का सफाया ऐसे ही हो गया। लगता है कि अंकल हु जल्द ही फिर से व्यस्त हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि ताओ शे कुछ समय तक चुपचाप रहने की योजना बना रहा था। इस बीच ताओ यू अंकल हु से मिलने के लिए समय निकालने की योजना बना रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे अभी इंतजार करना होगा। उसने प्रशिक्षण लेने और कुछ क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल्स का स्टॉक करने के लिए डोजो जाने का फैसला किया। डोजो मास्टर ने कहा था कि वह सच्चे शिष्य के रूप में अपनी पहचान की घोषणा करेगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह युवा मास्टर, सन शिकिंग, अभी तक वापस आ गया है। सुरक्षा दल अंततः अभी भी आउटर सिटी में सबसे मजबूत सशस्त्र बल है। ताओ यू सड़क पर चलते हुए सुरक्षा दल के वाहनों को तेजी से गुजरते देख रहा था। मशीन गनों से लैस जीपें कीचड़ भरी सड़कों पर दौड़ रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में पूरी तरह से हथियारबंद लोग सवार थे। इसके अलावा सुरक्षा दल के हर सदस्य की भावना और ऊर्जा काफी शानदार थी, जिसका औसत स्तर वाइल्ड वुल्फ गैंग के मुख्य सदस्यों से कम नहीं था। संख्या के मामले में वे जबरदस्त स्तर पर थे। ये औसत गुणवत्ता, उत्कृष्ट उपकरण और व्यवस्थित सहकारी प्रशिक्षण के साथ संयुक्त है। सुरक्षा टीम के सामने उन आउटर सिटी गिरोहों के पास वास्तव में कोई मौका नहीं था। कोई गोलीबारी नहीं हुई। जब ताओ यू हाउंड किले में पहुंचा तो उसने पहले ही सुरक्षा दल के कुछ सदस्यों को खोपड़ी गिरोह के सदस्यों को ले जाते हुए देखा था। वहां कुछ अफरा तफरी मची, लेकिन कोई लड़ाई या गोलीबारी नहीं हुई। खोपड़ी गिरोह के सदस्य सामान्य पोशाक में दिख रहे थे। दोनों पक्षों के बीच कोई संघर्ष नहीं दिख रहा था। लेकिन ये अब ताओ यू की चिंता का विषय नहीं थे। इस बार सुरक्षा टीम स्पष्ट रूप से गंभीर थी। हंगामा बहुत बड़ा था। यह संभव है कि कार्रवाई में शामिल साउथ सिटी की सुरक्षा टीम से भी अधिक कुछ हो। बाहरी शहर के अन्य निवासी भी इस मामले पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। कई लोगों की आंखों में दिख रहे दुख से ऐसा लग रहा था कि चाहे वह जंगली भेड़िया गिरोह हो या खोपड़ी गिरोह, बाहरी शहर के आम लोगों द्वारा उनसे काफी घृणा की जाती थी। बात बस इतनी सी है कि वे आमतौर पर अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। स्थानीय गिरोहों के प्रति अनादर की बात करें तो ताओ यू को इसका प्रत्यक्ष अनुभव था। वह पहले भी खोपड़ी गिरोह के गुर्गों द्वारा ठगा जा चुका था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। वाइल्ड वुल्फ गैंग भी बेहद गरीब था। ताओ यू ने चाओयांग सोसाइटी का नाम भी सुना था। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि चाओयांग सोसाइटी दोनों गिरोहों के क्षेत्रों पर कब्जा कर सकती है। चाहे वह वाइल्ड वुल्फ गैंग हो या स्कल गैंग, उनके नेता वास्तव में आउटर सिटी के जमीनी स्तर से हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद वे पलट गए और आउटर सिटी के लोगों पर हावी हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। ताओ यू अब चेहरे की पहचान करके हाउंड किले में प्रवेश कर सकता था। गार्ड इस युवा साथी को पहचानने लगे थे। क्या हमारे हाउंड किले से कोई पकड़ा गया? ताओ यू ने एक गार्ड से, जिसे वह पहचानता था, सहजता से पूछा। हाँ, कैसीनो में वाइल्ड वुल्फ गैंग के कुछ लोगों को ले जाया गया था, लेकिन शायद उनका कोई संबंध नहीं है। वे बस बचे हुए लोग हैं। गार्ड ने अनायास कहा। NO well be in .com। उनके बगल में खड़े एक अन्य गार्ड ने कहा, अरे, वाइल्ड वुल्फ गैंग के चले जाने के बाद यह अनिश्चित है कि कौन आगे आएगा। स्कल गैंग की हालत भी खराब है। बिल्कुल, ये लड़ाई और हत्या हमेशा निचले तबके के लोगों को कष्ट पहुंचाती है। ये बहुत कष्टदायक है। दोनों गार्ड इस उथल पुथल से स्तब्ध लग रहे थे, फिर भी वे कुछ हद तक शिकायत भी कर रहे थे। गिरोहों के प्रत्येक परिवर्तन के साथ अराजकता का दौर हमेशा बना रहता था। आउटर सिटी में ये सामान्य बात थी। उनका धन्यवाद करने के बाद ताओ यू डोजो की ओर आगे बढ़ गया। इस समय उसने अचानक आसमान से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनी।
ऊपर देखा तो उसने देखा कि सुन शियू एक मोटरबाइक पर सवार होकर ऊपर से नीचे आ रहा है। ताओ यू को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या ये सन शिकिंग नहीं था, वह बच्चा जो वापस आने वाला था। कैसा संयोग है। सन शियू ने भी ताओ यू की निगाहें देखी और अपनी भौहें ऊपर उठाई। फिर उसने सीधे मोटरसाइकिल छोड़ दी और नीचे छलांग लगा दी। उसका सुंदर शरीर धीरे धीरे ताओ यू के सामने आ गया। कैसा चल रहा है, क्या आपको ध्यान तकनीक आ गई है? इसका एहसास थोड़ा और बढ़ गया है। ताओ यू ने सुन शियू के सुंदर चेहरे को देखा, उसकी नजर अनजाने में नीचे की ओर जाने लगी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को स्थिर कर लिया। अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुन शियू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको श्वास तकनीक समझाकर शुरुआत करूंगा। बोलते समय उसने कई बार किले के बाहर की ओर भी देखा। क्या बाहरी शहर हमेशा इतना अव्यवस्थित रहता है? ये सुनकर ताओ यू को लगा कि फ्लोटिंग सिटी का ये बड़ा शख्स सांसारिक मामलों से थोड़ा दूर है। हमेशा नहीं, सिर्फ तब जब गिरोहों में लड़ाई होती है। ताओ यू ने आगे बढ़ने की पहल की। पंजीकरण डेस्क से गुजरते हुए उसने यी वेई को सिर हिलाकर नमस्कार किया। पंजीकरण डेस्क के प्रभारी भाई ने जब ताओ यू और सुन शियू को देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे का भाव थोड़ा संयमित था। उसने अभी अभी सन शियू को जेट स्की पर आकाश से उतरते देखा था। वह फ्लोटिंग सिटी से नीचे आई थी। हालांकि सन शियू बहुत सुंदर थी, विशेष रूप से उसके तंग युद्ध सूट में जो उसके फिगर को और भी अधिक आकर्षक बना रहा था। उसने बहुत गौर से देखने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर नीचे करके कांपने लगा। सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि आसपास मौजूद सभी लोगों का, चाहे वे रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या छात्र हो, यही रवैया था। बड़े शॉट का सामना करने पर आउटसाइडर्स के लिए ये सामान्य मुद्रा थी। इससे ताओ यू को उस बच्चे सन शिकिंग से प्राप्त मूल्यांकन की याद आ गई। खैर, शायद उसकी अपनी मानसिकता उनसे थोड़ी अलग थी। मैं आपसे मिलने के लिए बाहर न आ पाने के लिए क्षमा चाहता हूं, डोजो मास्टर लियू यी ने कहा। उनके चेहरे पर भी आश्चर्य और अनिश्चितता थी। संभवतः उन्हें पहले जेट स्की के टूटने की आवाज का आभास हो गया था। उसने वास्तव में ताओ यू के पिछले शब्दों के निहितार्थ को समझ लिया था, ये सोचकर कि शायद वह उसे श्वास तकनीक के बारे में बता देगी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अभिवादन के परिणामस्वरूप युवा मिस स्वयं उनके पास आएंगी। ये कितना सम्मान की बात थी। मास्टर लियू यी का दक्षिणी शहर में कुछ प्रभाव था और वह उसकी उच्च स्थिति से परिचित थे, जिसे फ्लोटिंग सिटी में भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं बस एक नजर डालने के लिए आई थी। आप उसे श्वास तकनीक के साथ साथ अन्य कौशल भी सिखा सकते हैं। सुन शियू ने लियू यी पर दूसरी नजर डाले बिना कहा। वह उसके उत्साही रवैये के प्रति उदासीन थी। उसने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बताया। मुझे बहुत खुशी होगी। ताओ यू बहुत प्रतिभाशाली है, ये हमारे डोजो के लिए सम्मान की बात है। आपका डोजो खातों के निपटान में प्राथमिकता ले सकता है, सुन शियून ने उत्तर दिया। वानलियू डोजो को किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपनी यात्रा से उन्हें लाभ पहुंचाया। इससे पहले नए विकास क्षेत्र के लिए मुफ्त और रियायती कौशल को डोजो और कंपनी के बीच विभाजित किया गया था। लेकिन बढ़ती संख्या वास्तव में डोजो के लिए अधिक लाभदायक थी, क्योंकि कौशल हस्तांतरित करने की लागत अधिक नहीं थी और इससे क्यू टॉनिक सूप, क्यू रिप्लेनिशिंग गोलियां और मलहम की बिक्री बढ़ाने में मदद मिली। समस्या ये थी कि कंपनी समय समय पर खातों का निपटान करती थी और इसमें कुछ समस्याएं आ सकती थीं, जिसके कारण पहियों में तेल डालना पड़ता था, लेकिन बाद में वह सूख जाता था। अब सन शियू के व्यक्तिगत दौरे और वादे से वानलियू डोजो को बहुत मदद मिली। ताओ यू एक बार फिर इस युवा लड़की की क्षमताओं से प्रभावित होकर वहीं खड़ा रहा। शायद ये सांसारिक कष्टों की समझ की कमी थी, लेकिन बचपन से उन्हें जो प्रशिक्षण मिला था वह व्यापक था। अंत में सन शियू की साक्षी में ताओ यू वानलियू डोजो का सच्चा शिष्य बन गया और लियू यी ने उसे प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में ले लिया, जिससे वह लियू यी का कनिष्ठ भाई बन गया। वह आज डोजो में उच्चतम पीढ़ी के स्तर का हिस्सा बन गए। हालांकि ताओ यू और लियू यी दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक पदवी थी, डोजो में इसका कोई वास्तविक पद या अधिकार नहीं था। क्यू रिप्लेनिशिंग पिल्स और इस तरह की अन्य चीजें अभी भी उसे अपने पैसों से ही खरीदनी होंगी। फिर भी ताओ यू डोजो के छात्रों के बीच लगभग किंवदंती बनकर रह गया, विशेषकर स्मिथ और अन्य लोगों के लिए जिन्होंने ताओ यू के साथ डोजो में शुरुआत की थी। ऐसा लग रहा था मानो वे एक सपने में रह रहे हो। इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन घटित हो गया। ताओ यू के बगल में साक्षी के रूप में सन शियू को देखकर, जो पूरी तरह से ऊब गया था, सभी को गहरी श्रद्धा महसूस हुई।
ऐसा लग रहा था जैसे ये सब अपेक्षित था, मानो ये पूरी तरह से उचित था। मैं अब जा रही हूँ। मैं यहाँ 5 दिन रहूंगी। ये तुम्हारे लिए सिग्नल कार्ड है। यदि कोई समस्या हो तो तुम मुझे संदेश छोड़ सकती हो, और मैं मुक्त होने पर उत्तर दूंगी। सुन शियू ने ताओयू की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। जैसे ही वह स्वचालित रूप से वापस आने वाली जेट स्की पर चढ़ी, फिर ऊपर की ओर बढ़ी, और जिस तरह से वह आई थी, उसी तरह से साफ सुथरे और निर्णायक ढंग से चली गई। ताओयू के हाथ में एक चिप थी जो मोबाइल फोन कार्ड जैसी थी, जिसे वह स्टारशाइन सिटी में उपयोग के लिए अपनी घड़ी में लगा सकता था। यद्यपि ताओयू सिग्नल प्रौद्योगिकी से बहुत परिचित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि जब वह गहरे कार्यों को शुरू करने वाला होगा, तो उसे संभवतः उस कार्ड को हटाना होगा। हाँ, जूनियर भाई, आपका भविष्य सचमुच असीमित है, लियू ये ने टिप्पणी की। जो पास में खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। नहीं, वास्तव में नहीं। मैं अभी भी वरिष्ठ भाई के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ताओयू ने जवाब दिया। मास्टर लियू ये पहले भी ताओयू के प्रति आशावादी थे, और अब उन्हें लगा कि वे बराबरी के स्तर पर बातचीत कर सकते हैं, जो कि केवल 2 महीनों में हासिल की गई एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। एक परोपकारी व्यक्ति के हाथों से किया गया यह अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने 5 फॉर्म्स एज 1 को इतनी जल्दी पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी तेजी से मूल बातें समझ लेंगे। ताओयू के सामने पैर मोड़कर बैठे लियूई, जिनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और भाप निकल रही थी, के चेहरे पर भावुकता के भाव दिख रहे थे। बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे वरिष्ठ भाई मुझे मार्गदर्शन देने के लिए बहुत प्रयास करने को तैयार थे। अन्यथा, केवल विधि के साथ, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसे कई महीनों में भी समझ पाऊंगा। ताओयू ने ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया। मैरियट स्ट्रीम्स ब्रीदिंग मेथड वानलियू डोजो का एक गुप्त रहस्य था, जो विकास क्षेत्र में एक पुरानी दुनिया के टुकड़े से प्राप्त एक शक्ति थी, जिसने पहले से ही शक्ति के पारलौकिक स्तरों को छूना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी कारण से असंख्य धारा श्वास विधि की शुरुआत करना अत्यंत कठिन था। इसमें न केवल 5 रूपों को एक के रूप में क्यूई रक्त को आधार के रूप में धारण करने की आवश्यकता थी, बल्कि गुप्त तकनीकों या मौखिक निर्देश पर निर्भर रहकर कम समय में इसमें महारत हासिल करना संभव नहीं था। हालांकि लियूई ने व्यक्तिगत रूप से अपनी ऊर्जा के साथ मार्गदर्शन किया। ये कुछ हद तक सन शियू की ध्यान तकनीक के समान था, जिसमें ध्यान संचार के लिए विजुअलाइजेशन आरेखों का उपयोग किया जाता था, जिससे प्रक्रिया में काफी तेजी आई, और ताओयू ने एक ही बार में इस कौशल को समझने में कामयाबी हासिल की। लियू यी को गर्मी से उबलता हुआ देखकर ये स्पष्ट था कि इस तरह के मार्गदर्शन ने उस पर बहुत बोझ डाला था, और ताओयू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लियू यी थोड़ा थका हुआ था, और उसकी क्षमताएं थोड़ी देर के लिए कम हो सकती हैं। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। बस बाद में युआन बल के साथ तेजी लाने के दौरान अपने पोषण को फिर से भरना याद रखें। क्यूई टॉनिक सूप काफी अच्छा है, और निगलने के सार कौशल के साथ संयुक्त होने पर यह पर्याप्त होना चाहिए। बेशक जब मैं खाली रहूंगी तो मुझे अपने वरिष्ठ भाई को परेशान करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं इससे अधिक कुछ नहीं मांगूंगा। कौशल सीखने के बाद ताओयू ने कुछ देर तक लियू यी के साथ बातचीत की, और फिर श्वास तकनीक से परिचित होने के बहाने वहां से चले गए। अत्यधिक थके हुए लियू यी ने उससे विदा नहीं किया, बल्कि ताओयू के विदा होते हुए स्वरूप को देखा और धीरे से आह भरी। युवाओं में सचमुच असीम संभावनाएं हैं। जब वे पहली बार मिले थे तो कौन सोच सकता था कि उनकी इतनी तीव्र उन्नति होगी। मुझे आश्चर्य है कि वह भविष्य में कहां जड़ें जमाने की योजना बना रहा है। यदि वह आउटर सिटी में ही रहना जारी रखता है, तो उसे इसकी संरचना को बदलने का अवसर मिल सकता है। लियू यी के पास भी इनर सिटी में प्रवेश करने की क्षमता थी, लेकिन वाइल्ड वुल्फ गैंग के गैंग लीडर की तरह उसने आउटर सिटी में अधिक स्थिर आय अर्जित की, इसलिए उसने इनर सिटी में जाने पर विचार नहीं किया। नए विकास क्षेत्र में अपना नाम बनाने के बाद वह संभवतः इनर सिटी के अधिक स्थिर वातावरण को चुनेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, लियू यी ने मन ही मन सोचा, और ठीक होने के लिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पुराने सभा स्थल में उनका कोई मजबूत आधार नहीं था, और आमतौर पर वे हर 5 दिन में कुछ खरीद फरोख्त के काम निपटाने के लिए वहां जाते थे, तथा अपनी अधिकांश ऊर्जा वर्तमान दुनिया पर केंद्रित करते थे। यदि किसी का मुख्य ध्यान विकास क्षेत्र पर था, तो आंतरिक शहर अधिक आरामदायक वातावरण प्रदान करता था। लियू यी के लकड़ी के घर को छोड़ने के बाद ताओयू ने भी नए अर्जित कौशल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मैरियट स्ट्रीम्स ब्रीदिंग मेथड ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्यूई ब्लड को एकीकृत करता है, दुश्मनों को हराने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, और एक निश्चित शारीरिक सीमा को बढ़ाने के लिए आंतरिक अंगों पर भी प्रहार करता है।
जैसे जैसे ब्रीदिंग मेथड का स्तर बढ़ता है, शारीरिक सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में ये पहले से ही पारलौकिक को छू चुका था। हालांकि ताओ यू ने समय से पहले ही 5 रूपों को एक के रूप में और देवत्व का उपयोग करके ऊर्जा को एकीकृत कर लिया था, फिर भी वह ध्यान तकनीक की शक्ति को महसूस करने के बाद असंख्य धाराओं की श्वास विधि की प्रतीक्षा कर रहा था। यह एक और क्षमता है जो कौशल स्तर बढ़ने के साथ साथ शारीरिक सीमा में वृद्धि की अनुमति देती है। दूसरे देवत्व की मूल श्वास तकनीक और मेरे शरीर पर युआन बल के साथ संयुक्त, ये वास्तव में पूरी तरह से पचाने वाली चीज है। ताओ यू ने एक सांस ली, खपत किए गए 1500 युआन बल बिंदुओं को देखा, पीने के लिए पहले से ही क्यूई टॉनिक सूप के कई कटोरे लेने के लिए कैंटीन में गया, और फिर देवत्व चुनने के लिए एक कोना ढूंढा। गुरगल गुरगल टिल्ड, आवाजें उसकी हड्डियों की मज्जा से आती हुई लग रही थी। ताओ यू अपने शरीर के भीतर प्लाज्मा के प्रवाह को लगभग सुन सकता था। No12b-jan.com। दर्द के बाद झुनझुनी की अनुभूति लगातार उसे घेर रही थी। फिर एक राहत की अनुभूति हुई जैसे मालिश के बाद होती है। मैरियट स्ट्रीम्स ब्रीदिंग मेथड संशोधित ऊर्जा के संचय की अनुमति देता है। इस ऊर्जा का उपयोग मज्जा को साफ करने और रक्त को नवीनीकृत करने के लिए करता है, जिससे शरीर की शारीरिक सीमा में काफी वृद्धि होती है। देवत्व प्राप्ति के बाद शक्ति का अनुभव करते हुए ताओ यू को भी अपने हृदय में खुशी का एहसास हुआ। बेसिक ब्रीदिंग तकनीक ने अपने दूसरे देवत्व के साथ आंतरिक अंगों को अतिरिक्त बढ़ावा दिया था। उसने पहले से ही कुछ पूरी तरह से अलग महसूस किया था। आंतरिक अंग शरीर के इंजन की तरह थे। बेसिक ब्रीदिंग तकनीक का हर उपयोग एक अनुकूलन था। हालांकि उसने अपनी क्षमता समाप्त नहीं की थी, ताओ यू को अपने शरीर में सुधार महसूस हो रहा था। इससे पहले उसकी विशुद्ध शक्ति लिटिल ब्लैक से कम रही होगी, लेकिन वापस लौटने से पहले वह बराबरी करने में सफल हो गया था, तथा उसकी रिकवरी दर, सहन शक्ति, सीमा आदि में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। इस बार असंख्य धाराओं की श्वास विधि ने अपना पहला देवत्व प्राप्त किया। उपभोग मूल श्वास तकनीक के दूसरे देवत्व का केवल 20वां हिस्सा था, लेकिन प्रभाव लगभग उतना ही मजबूत महसूस हुआ। यद्यपि अस्थि मज्जा को साफ करने और रक्त को नवीनीकृत करने की गति उतनी तीव्र नहीं थी जितनी कि मूल श्वास तकनीक ने आंतरिक अंगों को बढ़ाया था, फिर भी यह शरीर का एक अतिरिक्त परिवर्तन था जो उसे पारलौकिक पथ के और करीब ले गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा असंख्य धारा श्वास विधि को बुनियादी श्वास तकनीक के साथ जोड़कर इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसा कि सुन शिकिंग ने पहले कहा था, प्रारंभिक कौशल का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले देवत्व के दौरान लागत प्रभावशीलता सबसे मजबूत होती है। अस्थि मज्जा सफाई और रक्त नवीकरण के दौरान व्यक्ति हड्डियों को मजबूत करने के लिए थोड़ी मात्रा में धातु का सेवन भी कर सकता है, जो वास्तव में काफी अच्छा है। बैकवोट भौतिक गुणों की ऊपरी सीमा में निरंतर सुधार ने ताओ यू को अल्पावधि में एक विस्फोट चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी और युआन बल के प्रशिक्षण प्रभाव को अधिकतम किया जा सका। हालांकि खपत वास्तव में बहुत अधिक है। अगर यह निगलने वाले सार कौशल के देवत्व के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि मैं साधारण मास से सामान्य साधना को बनाए नहीं रख सकता। अगर मैं युआन बल के त्वरण को सुनिश्चित करना चाहता हूं, तो मुझे वास्तव में क्यूई टॉनिक सूप पर भरोसा करने की आवश्यकता है, और खपत बहुत बढ़ जाएगी। जब उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए श्वास तकनीक का उपयोग करते हुए धीरे धीरे इसका प्रयास किया, तो जिस गति से इसने क्यूई रक्त को अवशोषित किया, उससे ताओ यू ने आश्चर्य में अपनी जीभ चिटकाए। देवत्व कौशल का यह एकमात्र नकारात्मक पहलू है, खपत बहुत अधिक है। क्यूटॉनिक सूप पुराने विकास क्षेत्र में पाले गए युआन फोर्स प्राणियों के रक्त और मांस से बनाया जाता है, जिसे एक विशिष्ट अनुपात के अनुसार पकाया जाता है। मुझे इसके लिए एक स्थिर चैनल खोजने की जरूरत है। नया विकास क्षेत्र कृषि उद्योग शुरू करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब एलियंस की खेती की बात आती है, तो उनका मांस और खून वास्तव में जटिल होता है। हालांकि यहाँ के किफायती क्यूटॉनिक सूप का लाभ उठाते हुए ताओ यू ने समय बर्बाद नहीं किया और रात में वापस जाए बिना यही प्रशिक्षण और ऊर्जा प्राप्त करना जारी रखा। बैंग टिल्ड। ताओ यू के हाथ में एक ईंट कुचल गई, और उस शक्ति के उभार को महसूस करते हुए उसने भी चिंतन करना शुरू कर दिया। स्पिरिट रिफाइनमेंट की तुलना में लंबे समय में विगोर स्टैकिंग की क्षमता कम है, लेकिन अल्पकालिक विस्फोटों के लिए ये बेहतर भी हो सकता है। आत्मा का परिष्कार विचारों के माध्यम से आत्मा को लगातार निखार सकता है। हालांकि समय के साथ इसका प्रभाव कम होता जाएगा, लेकिन यह निरंतर प्रवाहित होता है और इसकी सीमा बहुत अधिक होती है। दूसरी ओर क्यूई ब्लड से पैदा होने वाली शक्ति शुद्धता के साथ कोई समस्या नहीं है। यह आंतरिक शक्ति नहीं है,
जो मायने रखता है वह यह है कि यह कितना क्यूई ब्लड उत्तेजित कर सकता है। हालांकि शक्ति को एकत्रित करके किसी की मूल शक्ति को दोगुना या तिगुना किया जा सकता है। ताओ यू अब असंख्य धाराओं के 5 रूपों के साथ साथ 5 अलग अलग प्रकार की शक्ति को उत्तेजित कर सकता था, जिससे उसकी निकट सीमा की विनाशकारी शक्ति में काफी वृद्धि हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे पहले जब मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तभी मैं कई शारीरिक हमलों के बाद भी लिटिल ब्लैक के एक्सोस्केलेटन को मुश्किल से तोड़ पाता था, और वह भी केवल मुट्ठी के इरादे के साथ संयोजन करके। ताओ यू ने अपनी मुट्ठी की ओर देखा और स्वीकार किया कि एलियंस वास्तव में युद्ध के हथियार थे और उन्हें नंगे हाथों से मारना बहुत थका देने वाला था। अब मैं इसे एक ही मुक्के में मार सकता हूं। 3 दिन। ये केवल ताओ यू के 3 दिनों के अभ्यास का परिणाम था। उन 3 दिनों में ताओ यू ने ध्यान तकनीक संशोधित, असंख्य धाराएं श्वास विधि संशोधित, मूल श्वास तकनीक संशोधित द्वितीय संस्करण, 5 रूप 1 के रूप में, और असंख्य धाराएं 5 रूप को मजबूत करने में युआन बल डाला। क्योंकि वह अक्सर एक ही समय में कई कौशलों का अभ्यास करता था, उसने क्यू टॉनिक सूप खरीदने के साथ साथ लगातार युआन बल भी डाला, जिससे केवल 3 दिनों में ही हजारों युआन बल खर्च हो गया। नए विकास क्षेत्र में शायद इतनी उच्च तीव्रता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है। डोजो मास्टर इन दिनों मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। ताओ यू ने आह भरी। हालांकि सन शियू के प्रभाव के कारण किसी और को नहीं पता था कि उसके पास कितने कौशल हैं या वह त्वरण पर कितना युआन बल खर्च कर रहा है, इसलिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता था। फिस्ट इंटेंशन से मिली प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ इन 3 दिनों ने मुझे उस विंडो पीरियड प्रभाव का एहसास कराया जो मुझे तब हुआ था जब मैंने पहली बार एबिस में प्रवेश किया था। लेकिन उसके बाद मुझे संदेह है कि मैं उतनी तेजी से प्रगति कर पाऊंगा। फिर भी मैं इतनी उच्च दर पर युआन फोर्स का उपभोग करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ताओ यू ने अपना शरीर तान दिया, उसके शरीर से चटकने की आवाजें निकल रही थी। हालांकि वह घटते हुए रिटर्न के बिंदु तक नहीं पहुंचा था, लेकिन 2 श्वास तकनीकों से अत्यधिक बढ़ी हुई ऊपरी सीमाओं की अवधि समाप्त हो गई थी। अब ये स्थिर प्रगति का समय था, युआन बल की खपत की उच्च लागत प्रभावशीलता के साथ धीरे धीरे चमकाना, जब तक वह पुनः ऊपरी सीमा के पास नहीं पहुंच गया और घटते प्रतिफल में प्रवेश नहीं कर गया। मुझे उम्मीद है कि घर वापस आकर 1 महीने से ज्यादा समय तक शव शोधन के बाद मैं अपनी वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग कर पाऊंगा। मेरे पास पर्याप्त युआन बल है। ताओ यू ने सोचा, अगर उसने अपनी युआन फोर्स बचा ली, तो उसके पास बुलेट टाइम के दूसरे देवत्व के लिए भी पर्याप्त होगा, लेकिन इससे वह बहुत ज्यादा तनावग्रस्त और बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा मूल श्वास तकनीक के दूसरे देवीकरण की तुलना असंख्य धाराओं श्वास विधि के पहले देवीकरण से करने पर पहले देवीकरण की लागत प्रभावशीलता वास्तव में बहुत बेहतर है। हमेशा यही होता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। मुझे ये पता लगाना होगा कि कुछ कैसे कमाया जाए। तभी ताओ यू की नजर उसकी कलाई घड़ी पर पड़ी। वह छोटी अमीर लड़की उससे 2 दिन बाद वापस आएगी, और निश्चित रूप से उससे देर से जाएगी। इन दिनों के दौरान जब ताओ यू आराम करती और क्यू टॉनिक सूप पीती, तो वह उसे संदेश भेजकर ध्यान तकनीक के बारे में पूछता। छोटी अमीर लड़की भी कभी कभी उसे जवाब देने के लिए समय निकाल लेती थी। चूंकि उसने ध्यान तकनीक को देवत्व प्रदान किया था, हालांकि उसका स्तर उस छोटी अमीर लड़की के आसपास भी नहीं था, ताओ यू के पास इस विषय पर एक व्यापक दृष्टिकोण था। वास्तव में वह इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए कर रहा था, जिसका उद्देश्य धीरे धीरे एक तरफा सलाह को आपसी चर्चा में बदलना था। अब तक तो यह अच्छी तरह से काम कर रहा था। छोटी अमीर लड़की के उत्तरों की आवृत्ति बढ़ रही थी, और वह अपनी पहल पर संदेश भी भेजने लगी थी। ताओ यू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने नया संदेश देखा और जवाब न देने का निर्णय लिया। चापलूसी करना और बहुत अधिक उत्सुक होना अच्छा नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को शांत रहना पड़ता है। मुझे आश्चर्य है कि अंकल हु कैसे हैं। अब उनसे मिलने जाने का समय हो गया है, मोटरसाइकिल देने के लिए। वाह, यह बाइक सचमुच सुंदर है। अंकल हु अपने सामने खड़ी भारी मोटरसाइकिल से अपने हाथ नहीं हटा पा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट कभी बंद नहीं हुई। हमारी दुनिया में इन छोटे खिलौनों की भरमार है। अंकल हु, आप पेट्रोल तो ला सकते हैं, है ना? अंकल हु को इतना खुश देखकर ताओ यू भी मुस्कुराया। हाँ, कोई बात नहीं, ये निश्चित रूप से दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त है। पुराने सभा स्थल में तेल उत्पादक क्षेत्र है। अंकल हु ने मुस्कुराते हुए कहा। तेल उद्योग का रक्त है। कई बाहरी लोग रसातल में काम करने के बाद कुछ तेल वापस लाने का विकल्प चुनते हैं। यद्यपि उत्पादन सीमित है और कीमत थोड़ी अधिक है, फिर भी अंकल हु मोटरसाइकिल की ईंधन खपत वहन कर सकते हैं।
ईमानदारी से कहूं तो मैं इस चीज पर काफी समय से नजर रखे हुए था। कीमत एक बात है, लेकिन यह मुख्य रूप से बहुत बड़ी है और मेरे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटे कद और मोटे शरीर के कारण अंकल हु को इतनी भारी बाइक संभालना मुश्किल हो रहा था। इनर सिटी की पंच शैली की बाइकें वास्तव में उसके लिए चलाने योग्य नहीं थी, उसके पैर जमीन पर भी नहीं पड़ पाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें आगे की ओर झुककर सवारी करनी होगी, लेकिन सौभाग्यवश वह इतना मजबूत था कि वह इसे स्थिर रख सका। जब तक तुम्हें ये पसंद है। अंकल हु ने ताओ यू की बहुत मदद की थी। स्वाभाविक रूप से वह कुछ छोटी मोटी चीजें लाने में कंजूसी नहीं करेंगे। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि अंकल हु साउथ सिटी के डिप्टी लीडर थे, उनके पास निवेश मूल्य था। हितों जोड़ पारिवारिक संबंधों का संयोजन सबसे ठोस था। चाहे जो भी हो, उनका पूरा परिवार अभी भी यही रहता था, और अंकल हु द्वारा उनकी देखभाल करने से बहुत फर्क पड़ा। मैं इसे कुछ दिन पहले ही पहुंचाना चाहता था, लेकिन हाल ही में गिरोहों के बीच हुई लड़ाई के कारण मुझे लगा कि आप बहुत व्यस्त हैं। ताओ यू ने फिर जंगली भेड़िया गिरोह के बारे में पूछने का अवसर लिया। यार, शुरू भी मत करो, मैंने कुछ दिनों से अपनी आंखें बंद नहीं की हैं, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब मैं आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। चाचा हु बात करते हुए मोटरसाइकिल को सहला रहे थे, मानो वे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर ताओ यू कुछ देर रुका, फिर उसने पूछा, ये तय है? हाँ, खोपड़ी गिरोह ने ऐसा किया, क्या ये स्पष्ट नहीं है? अंकल हु ने घर में बना रोल अप निकाला और उसे जला दिया। जॉय, इस तरह की चीज सुरक्षा बलों द्वारा ज्यादातर अछूती थी, उसने बहुत से मामले देखे थे। ये कभी भी उतना ग्लैमरस नहीं था जितना प्रचार में दिखाया जाता है। ठीक है, खोपड़ी गिरोह। ताओ यू ने सिर हिलाया। लेकिन वह बूढ़ा खोपड़ी वास्तव में मजबूत है। उसे अंततः टूटने में 3 दिन और दवाएं लगी। वह एक असली आदमी था। अंकल हु ने धुआं उड़ाया, उनके चेहरे पर भावुकता के भाव थे। इससे ताओ यू का मुंह अनायास ही फड़क उठा। हालांकि चूंकि वह पहले से ही खोपड़ी गिरोह से कुछ का उपयोग कर रहा था, और खोपड़ी गिरोह से सभी घृणा करते थे, इसलिए दोषी महसूस करने की कोई बात नहीं थी। यह एक खतरे को खत्म करने के बारे में है, समझे? डॉट डॉट डॉट। शाम को जब आसमान में अंधेरा छाने लगा तो ताओ यू भी घर लौट आया। उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए थे। सामान्यतः उन्हें प्रति माह केवल 5 दिन की छुट्टी मिलती थी और विशेष अवसरों को छोड़कर वे शायद ही कभी शिफ्ट बदलते थे। हाल ही में, संभवतः गिरोह के झगड़े के कारण, उसका भाई ताओशे आज्ञाकारी रूप से घर पर रह रहा था। जब ताओ यू घर पहुंचा तो उसका परिवार रात के खाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। आप मेरे बिना भी खाना शुरू कर सकते थे। इंतजार क्यों? मैं इन दिनों डोजो में ही रह रहा हूँ। व्हीलचेयर पर बैठे तीसरे भाई ने ताओ यू को देखकर सावधानी से कहा। आप रसातल में वापस जा रहे हैं, हमें निश्चित रूप से आपका इंतजार करना पड़ा। आखिरकार, नया विकास क्षेत्र पुराने सभा स्थल से अलग है, और इस बार आप इतने लंबे समय के लिए दूर जा रहे हैं। हाँ, ताओ यू, अगर तुम असहज महसूस करते हो, तो सुनिश्चित करें कि तुम समय से पहले वापस आ जाओ। ताओ शे ने भी अपनी सलाह दोहराई। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बीच, भाभी 2 पके हुए व्यंजन परोसने चली गई, जिन्हें गर्म करके रखा गया था, और परिवार ने गंभीरतापूर्वक अपना भोजन समाप्त कर लिया। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं मिशन पूरा नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, सुरक्षा पहले आती है। अंततः, रात्रि भोजन के बाद, ताओ यू ने सभी को आश्वस्त किया, फिर अपने तीसरे भाई को इच्छा शक्ति धातु की 1000 इकाइयां दी। भाई, पहले तुम इसे ले लो। तुम्हारा छोटा भाई अब बहुत तेजी से कमा रहा है, इससे परिवार के खर्च में मदद मिलेगी। बैककोट बैककोट बैककोट। ताओ यू के लिए 1000 युआन फोर्स कमाना अभी भी काफी तेज है, लेकिन उसके परिवार के लिए यह उनकी आजीविका में काफी सुधार कर सकता है। यद्यपि ताओ यू ने इस संभावना पर विचार किया था कि अधिक देना स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर भी जब ताओ टोन को 1000 देने की पेशकश की गई तो उसके चेहरे पर आए परिवर्तन को देखना अभी भी आश्चर्यजनक था। बच्चे, अभी परिवार के लिए पैसे जुटाने की तुम्हारी बारी नहीं आई है। अंकल हु के लिए उपहार लाना ही उचित है, लेकिन हम आपस में इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। तुम्हारा मुख्य कर्तव्य जल्दी से बड़ा होना है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुम हमें दे भी दोगे तो भी हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। हम इसे तुम्हारे लिए बचाकर रखेंगे। कुछ ही शब्दों में ताओ टोंग ने ताओ यू को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे वह कुछ हद तक अवाक रह गया। हालांकि थोड़ी देर झिझकने के बाद उन्होंने फिर भी इसे वापस ले लिया और गंभीरता से कहा,
ठीक है, अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा तीसरे भाई कि तुम्हारा छोटा भाई क्या करने में सक्षम है। 2 दिनों में छोटी अमीर महिला कंपनी के पंजीकरण को पूरा करने के लिए कनेक्शन टर्मिनल को नए सभा स्थल पर लाएगी। जब तक वह वापस आएगा तब तक वह उन्हें दिखा सकेगा कि वह अपनी परिवहन कंपनी के शेयरों के माध्यम से पैसा बनाने में कितना सक्षम है। इस प्रकार की कमाई करने की क्षमता को दबाने के लिए वास्तव में कुछ प्रत्यक्ष शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये अन्य नई परेशानियों को आकर्षित कर सकती है। ये सच है कि सूर्य का समर्थन होना एक प्लस है, लेकिन नियम को देखना आसान है और राक्षसों से निपटना मुश्किल है। वह हर छोटी छोटी बात पर उन्हें परेशान नहीं कर सकता। अधिकांश मुद्दों को अभी भी अपनी ताकत से हल करने की आवश्यकता है। उनका रिश्ता केवल एक पृष्ठभूमि समायोजन के रूप में कार्य करता है, जो एक बाहरी व्यक्ति की कुछ जन्मजात कमियों को भरता है। आपने जो विचार बताया है वह काफी दिलचस्प है, लेकिन इसका संचालन कठिन है। विजुअलाइजेशन आरेख द्वारा विचारों को दबाने के बाद स्तर 6 प्रवीणता तक पहुंचना मुक्त नियंत्रण के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। क्या आप समझ गए हैं? आपको क्या लगता है कि हमें मानसिक तनाव और पीड़ा से कैसे निपटना चाहिए? समय के साथ ये छिपे हुए मानसिक निशान छोड़ सकता है। मैं आभारी रहूंगा यदि आप संदर्भ के लिए कुछ सुझाव साझा कर सकें। क्या तुम रसातल में लौट आए हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ताओ यू ने सुन शियू के अपठित वॉयस मैसेज को देखा और मुस्कुराए बिना न रह सका। फिर उसने जवाब दिया, एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने सबसे पहले अपने देवत्व ध्यान तकनीक के बाद प्राप्त अद्वितीय दृष्टिकोण के आधार पर कुछ अनुमान साझा किए, और फिर उन्होंने कहा, माफ कीजिए मिस सन, मैं आज वापस जाने की योजना बना रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ काम निपटाने थे। मैं अपना ध्यान शुरू करने वाला हूं, मिलते हैं रसातल में। संदेश भेजने के बाद ताओ यू ने संचार कार्ड निकाला, फिर एक छाया में बदल गया और कमरे से बाहर निकल गया। एक बार जब वह अपने आकार में वापस आ गया तो वह रात के अंधेरे में जल्दी से दफन स्थल की ओर बढ़ गया। ज़ॉम्बी 01 शॉट्स। देर रात ज़ॉम्बी की चीखें कभी कभी सड़कों पर उठती थी। खिड़कियों से हवा की सीटी के साथ वातावरण काफी भयानक हो गया था। मोज़ेक जैसी छवि की झिलमिलाहट के साथ ताओ यू एक लाश को लेकर उस कमरे में पुनः प्रकट हुआ जहां से वह पहले निकला था। वापस आते समय ताओ यू ने अपने पास एक एलियन की गर्जना सुनी और अपने हृदय में अपने वाहन के साथ जुड़ाव की हल्की सी अनुभूति पुनः जागृत हुई। वह महसूस कर सकता था कि उसके बगल में बैठा लिटिल ब्लैक चिड़चिड़े और क्रूर मूड में था। चुप रहो, तुम इसे नहीं खा सकते। ताओ यू ने लिटिल ब्लैक को घूर कर देखा, जिसे उसने 5 दिनों से नहीं देखा था, और रात की ओर देखा जो कि देर रात तक गहराती जा रही थी। चीख 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 टिल्ड। यद्यपि लिटिल ब्लैक काफी बेचैन था, लेकिन ताओ यू की फटकार सुनने के बाद वह अनिच्छा से जमीन पर लेट गया, कभी कभी अपनी पूंछ हिलाता रहा। ये देखकर कि प्राणी अभी भी व्यवहार कर रहा था, ताओ यू, जो उसे अनुशासित करने और असंख्य धाराओं की श्वास विधि से प्राप्त शक्ति का परीक्षण करने का अवसर लेना चाहता था, खुद को उस पर हाथ रखने में असमर्थ पाया। उसने फिर भी लिटिल ब्लैक को सहलाया, एक बार उसे शांत किया, जिससे वह प्राणी, जिसे 5 दिनों से लाड़ प्यार नहीं मिला था, आराम से लुढ़क गया और आलसी ढंग से जमीन पर लेट गया। 5 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बेचैनी दिखने लगी है। मेरा अनुमान है कि अगले 5 दिन नियंत्रण खोने का जोखिम पैदा कर सकते हैं। आखिरकार जानवर तो जानवर ही है। ताओ यू को थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि जैसे जैसे वश में करने का समय बढ़ता गया, नियंत्रण खोने तक की अवधि बढ़ाई जा सकती थी। इसके अलावा ध्यान तकनीक से परिष्कृत आत्मा भी सुखदायक प्रभाव को बढ़ाती हुई प्रतीत हुई। बस बात यह है कि एलियंस की संख्या को बहुत अधिक बढ़ाना सुविधाजनक नहीं है, जो थोड़ा अफसोस की बात है। जब शव शोधन का समय आएगा और शरीर की सारी क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी, तो मैं सोचूंगा कि क्या मैं किसी एलियन रानी को पकड़ने का प्रयास कर सकता हूं, और फिर उसके माध्यम से एलियन झुंड को नियंत्रित कर सकता हूं। ताओ यू ने सोचा। परिवहन कंपनी की सफलता को ध्यान में रखते हुए ताओ यू ने यह भी पाया कि कुछ पारंपरिक उद्योगों में राक्षसों से लड़ने की तुलना में युआन बल अर्जित करना वास्तव में तेज था। यदि वह किसी विदेशी रानी को पकड़ लेता तो उसके लिए आय का एक और संभावित स्रोत उपलब्ध हो जाता। लेकिन ध्यान एक विद्रोही पिल्ले की तरह है जिसने एक एलियन रानी को मार डाला। यदि आप एलियंस को सीधे नियंत्रित नहीं करते हैं, तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में भी नियंत्रण खोने का जोखिम रहता है। यह एक कोशिश के लायक है, लेकिन मुझे बहुत अधिक प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को भ्रमित नहीं करना चाहिए। उसका लक्ष्य अधिक शक्तिशाली बनना है, कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन लीडर और ब्रीडर बनने के लिए नहीं।
खिड़की के पास खड़े होकर चांदनी आकाश को देखते हुए ताओ यू विनो की लाश के साथ बाहर निकला और लाश की खेती के स्थान की ओर बढ़ गया। लिटिल ब्लैक ने छलांग लगाकर उसका पीछा किया। शवों का शोधन शुरू करने के लिए वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है, अभी से शुरू करें। महीने हो गए हैं, अभी भी आराम से रहना है, अपने आप को धोखा मत दो। ताओ यू ने एक सैन्य हरे रंग की आर.वी. कार चलाई जो ट्रक जैसी दिख रही थी और उसे पास के पार्क में ले गया। फिर उसने धीरे से वाहन को रोका और हैंडब्रेक खींच दिया। ये जानने के अलावा कि यह एक मर्सिडीज ब्रांड है, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। क्या मर्सिडीज आर.वी. बनाती है? मैं वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकता। लास वेगास विश्व प्रसिद्ध मनोरंजन राजधानी है और वहां की आर.वी. भी काफी अच्छी है। ताओ यू को ये पहली नजर में ही पसंद आ गया, यहाँ तक कि उसने चाबियां और एक्सेस कार्ड पाने के लिए इसके चारों ओर मौजूद लाशों को भी साफ कर दिया। 4 मीटर ऊंची, 2 या 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर से अधिक लंबी इसकी पूरी संरचना एक ट्रक जैसी दिखती थी। इसे शुरू करने के बाद ताओ यू ने ये भी पाया कि इस चीज में बहुत शक्तिशाली हॉर्स पावर, 8 पहिया ड्राइव और शानदार ऑफ रोड क्षमताएं थी। ये संभवतः बिना किसी समस्या के गोबी रेगिस्तान में चल सकती थी। इस सर्वनाशकारी दुनिया के लिए वास्तव में एक अच्छी सवारी। आर.वी. का इंटीरियर शानदार था, जिसमें एक डाइनिंग रूम, गीले और सूखे क्षेत्रों वाला एक बाथरूम, एक रसोई और यहां तक कि एक बेडरूम भी था। इसे 2 मंजिलों में भी विभाजित किया गया था, जिसमें ऊपरी मंजिल एक तातामी विश्राम क्षेत्र के लिए समर्पित थी। छत पर चार्जिंग के लिए सौर पैनल लगे हुए थे। दोनों मंजिलों का कुल क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर से अधिक है। एक व्यक्ति के वहां रहने की बात तो दूर, यहां तक कि कई लोगों के लिए भी यह काफी विशाल होगा। पीछे की ओर एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल और अतिरिक्त टायर भी रखे जा सकते हैं। इसके अलावा पानी की टंकियों और ईंधन टैंक में बड़ी भंडारण क्षमता थी और अंदर एक पानी फिल्टर था। 20 टन से अधिक वजन वाले वाहन का वजन ठोस महसूस हुआ, जो सैन्य ग्रेड से लगभग अप्रभेद्य था। कांच भी बुलेट प्रूफ लगता है। शायद इससे पहले किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी होगी, या तो आसपास ज़ॉम्बी होने की वजह से या फिर इसलिए कि वे अंदर नहीं जा सकते थे। अब से जब भी मैं अन्वेषण के लिए दुनिया पार करूंगा, मैं इसे चला सकता हूं। आर.वी. को पार्क करने और इंटीरियर की पूरी तरह से जांच करने के बाद ताओ यू को कई सुखद आश्चर्य मिले। हालांकि एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी जगह पर कब्जा करना काफी बेकार था, इसलिए अतिरिक्त क्षेत्रों का उपयोग आपूर्ति को स्टोर करने के लिए किया जा सकता था। जितना अधिक होगा, उतना बेहतर होगा। वाहन से बाहर निकलने के बाद ताओ यू ने लिटिल ब्लैक पर अपनी नजरें गड़ा दी और फिर एक शॉपिंग सेंटर की ओर इशारा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अधिक भोजन, मुख्यतः डिब्बाबंद सामान साथ ले आओ। कुछ प्रसाधन सामग्री भी साथ ले आओ। एक बार जब लिटिल ब्लैक उस दिशा में भाग गया, तो ताओ यू काली मिट्टी के उस भयावह भूखंड पर लौट आया और उसे खून से सींचना शुरू कर दिया। जमीन का ये टुकड़ा वास्तव में ज़ॉम्बी पालने के लिए एकदम सही है। मुझे उन्हें अपना खून पिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब से मैंने इस पर काम शुरू किया है और इतना समय बिताया है, तो मुझे इसे सही तरीके से करना चाहिए। काओ शाओलिन और विनो के शव काली मिट्टी के नीचे चुपचाप पड़े थे। विनो के शरीर के सिर के आसपास लिटिल ब्लैक का खून भी लगा हुआ था। वैसे भी जंग लगने के बाद यह ऐसा था कि आम लोगों को इसे देखकर ही बुरे सपने आ जाते थे। एक बार जब वे तैयार हो जाते और ज़ोंबी के शरीर में प्राकृतिक बदलाव देखते, तो उनकी अपनी मां भी उन्हें पहचान नहीं पाती। लेकिन विनो को मुख्य रूप से छाया में रहना चाहिए। काओ शाओलिन का उपयोग बाहर घूमने के लिए किया जा सकता है। पहचाने जाने योग्य हो या ना हो, ताओ यू ने सुरक्षित रहने का निर्णय लिया। समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दिया, असंख्य धाराओं के 5 रूपों का अभ्यास किया और साथ ही साथ अपनी अस्थि मज्जा को परिष्कृत करने के लिए असंख्य धाराओं की श्वास तकनीक को सक्रिय किया, अपनी आंत को मजबूत करने के लिए बुनियादी श्वास विधि और अपनी मानसिक शक्ति को निखारने के लिए ध्यान तकनीक को सक्रिय किया। ध्यान तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है। यदि मैंने अपने विचारों को एक बार वश में करके उन्हें शुद्ध न किया होता, तो शायद मैं ये सब एक साथ नहीं कर पाता। ताओ यू में सोचने समझने की कुछ मानसिक क्षमता बची हुई थी। वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था, ताकि वह किसी अंग की उपेक्षा न करे और सुधारात्मक कार्रवाई का मौका न चूक जाए। यद्यपि उनकी गतिविधियां धीमी लग रही थीं, लेकिन मायरिएड स्ट्रीम्स 5 फॉर्म्स का अभ्यास करना ताइची के अभ्यास के समान था। लेकिन ताओ यू के शरीर की प्रत्येक हरकत से उसकी मांसपेशियां फड़कने लगती थीं, और जब वह धनुष खींचने की मुद्रा में होता था, तो उसका शरीर धनुष की डोरी की ध्वनि से गूंज उठता था, मानो कोई छोटा सा चूहा उसके ऊपर रेंग रहा हो।
अस्थि मज्जा में शुरुआती खट्टी सुन्नता असुविधाजनक थी, लेकिन बाद में ये सुखद पीड़ा में बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपने अंगों के बीच खून की गंध भी महसूस कर सकता था, और उसकी हर सांस उसे बल देने वाली लगती थी। धीरे धीरे सफेद भाप निकलने लगी। सब कुछ ठीक है, बस युआन फोर्स के मामले में ये बहुत महंगा है, और अगर मैं बहुत ज्यादा गति बढ़ा दूं, तो नियमित भोजन शायद ही पर्याप्त हो। लेकिन एक सेट पूरा करने के बाद ताओ यू रुक गया, और फिर उसने आर वी ढूंढते समय एकत्र किया हुआ कुछ खाना खाना शुरू कर दिया। निगल सार तकनीक संशोधित के साथ ताओ यू की पाचन और अवशोषण की गति निश्चित रूप से काफी तेज कही जा सकती है। अधिक तेजी के बिना निगल सार तकनीक संशोधित पहले से ही स्तर 3 पर है, लेकिन फिर भी कई खपत की त्वरित दर का सामना करते हुए ताओ यू केवल त्वरण की दर को थोड़ा धीमा कर सकता था। सौभाग्य से वे प्रकोप खिड़की से गुजर चुके थे और अब एक स्थिर अवधि में थे, इसलिए ये चीजों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा। अरे, मुझे आश्चर्य है कि क्या भोजन संबंधी एनीमे से कोई स्वादिष्ट व्यंजन या मार्शल आर्ट या काल्पनिक दुनिया से कोई उपवास की गोली या यहाँ तक कि नारुतो जैसी कोई खाद्य गोली अच्छी होगी। खाना खाते समय ताओ यू ने कुछ सोचा और कुछ संदेश सुनने के लिए आर वी का रेडियो चालू कर दिया। आर वी के सौर पैनल निश्चित रूप से उनकी कलाई घड़ी की तुलना में अधिक कुशलता से चार्ज होते हैं, इसलिए जब भी संभव हो अधिक बचत के लिए इसका उपयोग करना बेहतर होगा। मैं लास वेगास से बचा हुआ व्यक्ति हूँ। सभी ये बेस असली है। यहाँ बुनियादी व्यवस्था है और पर्याप्त भोजन है। सभी ज़ॉम्बी को हटा दिया गया है। यहाँ एक मजबूत सशस्त्र बल है। ये बेहद सुरक्षित है। जैसे ही उन्होंने इसे चालू किया, ऐसा लगा कि कोई जीवित व्यक्ति बेस पर पहुंचने के बाद अपने अनुभव बता रहा है। मुझे लौटे हुए 5 दिन हो गए हैं। अब तक वहां और भी अधिक लोग बचे हुए होंगे, जो सामान्य बात है। यह मूल रूप से लास वेगास रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी थी, जिसका इस्तेमाल लास वेगास के प्रसारकों ने बंद कर दिया था, जिससे इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ये स्पष्ट नहीं है कि स्टेशन के कर्मचारी भी स्थानांतरण पर विचार कर रहे हैं या नहीं। तुलनात्मक रूप से कहें तो लास वेगास में ज़ॉम्बी की संख्या अधिक नहीं है, जिससे बचकर भागना आसान हो जाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ताओ यू ने पाइनियर्स के बारे में कुछ जानकारी सुनने के लिए चैनल को स्टारशाइन सिटी के चैनल पर स्विच कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे परवाह नहीं कि तुम बाहर क्या करते हो, लेकिन बेहतर होगा कि सभी लोग अपना ख्याल रखें। अभी समय है जब हमें लोगों की जरूरत है। अगर तुम मुसीबत खड़ी करते हो और मैं तुम्हें पकड़ लेता हूं, तो अपने परिवारों को इसमें मत घसीटना। ये सुंदर युवा सन शिकिंग की आवाज थी, और ताओ यू ने उसे कुछ परेशान होते हुए सुना था, जिससे उसकी भौहें चढ़ गईं। क्या ये पाइनियर्स के बीच लड़ाई है? कुछ तो हुआ होगा। तब ताओ यू ने अपने व्यापारिक साझेदार पैंथर के बारे में सोचते हुए भौहें सिकोड़ ली। वर्तमान में लास वेगास से माल परिवहन को सबसे अधिक लाभदायक परियोजनाओं में से एक कहा जा सकता है। हालांकि इस बस्ती में आपूर्ति की कमी है और लास वेगास के पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है, फिर भी यह निश्चित रूप से अच्छा स्कोर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए वाहनों और 2 तैयार ट्रक ड्राइवरों के साथ, उनके साथी ने वास्तव में बढ़त हासिल कर ली थी। एक समूह को इकट्ठा करने के लिए अपनी इनर सिटी प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए, वे गेंद को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वास्तव में, इसमें इतनी दिलचस्पी थी कि इनर सिटी के लोगों को ईर्ष्या होने लगी। आखिरकार मुझे आउटर सिटी के एक ग्रामीण के रूप में एक वित्तीय अवसर मिल गया। मुझे उम्मीद है कि कोई भी इसे खराब नहीं करेगा। ये बेहतर है कि हम सभी कुछ नियमों का पालन करें। उसने जूडी को अपने सामान्य कार्य क्षेत्र के बारे में बता दिया था। उन्हें पता होना चाहिए कि वह इन 2 दिनों में वापस आ जाएगा। यदि कोई समस्या होती तो वे संभवतः रिपोर्ट करने आते। ताओ यू को इंतजार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोपहर का खाना खाने और ट्रेनिंग करने के बाद, जब लिटिल ब्लैक अपने छोटे बड़े बैग लेकर लौटा, तो ताओ यू ने अपने बगल में रखी फोल्डेबल टेबल पर रखी वॉकी टॉकी को एडजस्ट किया, और जल्द ही एक सवालिया आवाज आई। बॉस, क्या आप वापस आ गए? ये जूडी की आवाज थी, जो सामान्य लग रही थी। मैं वापस आ गया हूँ। हाल ही में सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ताओ यू को जिस बात की चिंता थी, वह थी उसके पहले महीने के लिए 1 लाख युआन फोर्स की आय का आश्वासन। कुल मिलाकर सब ठीक रहा। पैंथर का प्रभाव बहुत अच्छा है। कुछ अन्य जो डिलीवरी का काम करते हैं, वे इतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं। फिलहाल हमें कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन प्रतिस्पर्धी पहले से ही मौजूद है। प्रतियोगिता। ये सुनकर ताओ यू को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने पांडा के साथ गठबंधन क्यों किया?
इस तथ्य के अलावा कि इनर सिटी निवासी के रूप में पांडा का प्रभाव अधिक था और उनकी प्रतिष्ठा भी अधिक थी, मुख्य कारण यह था कि कुली के रूप में नौकरी में प्रवेश की बाधाएं बहुत कम थी और इसे आसानी से किया जा सकता था। लास वेगास में ज़ॉम्बी कम थे और यह हेंडरसन से अधिक सुरक्षित था। माल की पहली खेप प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए वहन क्षमता को यथाशीघ्र बढ़ाना सबसे अच्छा था। यदि कोई व्यक्ति मूल्यवान वस्तुओं की सबसे पहली खेप हड़प लेता है, तो वह सफल हो जाएगा और पांडा का वादा था कि दूसरे महीने में वह राशि सीधे 50,000 तक कम कर देगा। हालांकि जूडी द्वारा निशाना बनाए जाने तथा अन्य हर्मिट टीमों को भारी क्षति पहुंचने की जानकारी दिए जाने से यह पता चला कि बाहर कुछ संघर्ष छिड़ गया था। क्या पांडा वहां है? उसे बोलने दो। हाँ, मैं उससे फोन करूंगा। बहुत समय नहीं बीता था कि वॉकी टॉकी फिर से चलने लगी। ताओ भाई, तुम वापस आ गए, है ना? क्या सब कुछ ठीक ठाक रहा? मैं ठीक हूँ। अब स्थिति कैसी है? ताओ यू ने सीधे मुद्दे पर बात की। कोई बड़ी बात नहीं, निश्चिंत रहें, मैंने आपसे जो न्यूनतम गारंटी का वादा किया था, उसका सम्मान किया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा अधिक होना चाहिए था, लेकिन अब संभावना है कि मैं पहले महीने में आपके लिए केवल 11 या 12,000 ही बांट सकूं। पांडा थोड़ा निराश लग रहा था और फिर उसने अपना काम जारी रखा। इनर सिटी के 2 और लोग आ गए और मैं सोच रहा था कि हम सबको बैठकर बात करनी चाहिए, है ना? आपस में लड़े बिना मिलकर पैसा कमाना चाहिए। लेकिन उन दोनों ने अजीब तरीके से काम किया, 2 समूहों में बंट गए। इसलिए मेरे लिए उनमें से किसी एक के साथ सहयोग करना आसान नहीं है, और अब हर कोई बस अपना काम कर रहा है। पांडा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ताओ यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अब तक ताओ यू की बातचीत से पांडा हेंडरसन और विनो जैसे लोगों से अलग था। वह अधिक स्वार्थी था। लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक बुरी आदत हो। हर किसी की अपनी अपनी खूबियां होती हैं, और कम से कम ऐसे चरित्र के साथ बातचीत आसानी से चलती थी। इसलिए जब नए लोग आए, तो एक साथ बैठकर संयुक्त लाभ के लिए चीजों को बड़ा और मजबूत बनाने के बारे में सोचना अस्वीकार्य नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और प्रयास के अनुसार लाभ को विभाजित करना उचित प्रतीत हुआ। या फिर विभिन्न टीमें क्षेत्रों को विभाजित कर सकती हैं और अपने अपने हिसाब से काम कर सकती हैं। आखिरकार कुल लाभ तो बहुत ज्यादा ही था और एक बार खोदने के बाद वह खत्म हो गया। फिर भी ऐसी निराशाजनक घटनाएं घटित हुई। इसके बाद जो हुआ वह और अधिक स्पष्ट हो गया। इनर सिटी पायनियर्स ने अपनी प्रतिष्ठा को महत्व दिया और सीधे टकराव का सहारा नहीं लिया, लेकिन बाहरी पोर्टर टीमों को इसके परिणाम भुगतने पड़े। पांडा के प्रति सम्मान दिखाने के अलावा कुछ सन्यासी भी गोलीबारी में फंस गए। उन्होंने हम पर हमला तो नहीं किया है ना? अभी तक नहीं। जब पांडा इस बिंदु पर पहुंचा, तो उसकी आवाज अधिक गंभीर हो गई और ताओयू ने उसे सुना। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपका मतलब है वे हम पर हमला कर सकते हैं? वे थोड़े क्रोधित हैं। वास्तव में ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे इतना गड़बड़ कैसे बना दिया। युवा सूर्य स्वामी भी काफी नाराज हैं, लेकिन उनके लिए हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना संभव नहीं है। सन शियू और सन शिकिंग इस आधार के स्तंभ थे, लेकिन उनके पास क्लोन तकनीक नहीं थी और वास्तव में वे हर विवरण को व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित नहीं कर सकते थे। उन्हें अधिकार सौंपना पड़ा। वैसे भी उन दोनों समूहों का सभा क्षेत्र में व्यवहार अच्छा था, लेकिन उन्होंने वहां हर तरह की परेशानी खड़ी कर दी, जहां उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका। अब सड़कों पर बारूदी सुरंगें हैं। वहां सावधान रहना, यार। खान ताओ यू को भी निराशा महसूस हुई। ये तो खिलाने वाले हाथ को काटने जैसा था। समझ गया। सुरक्षित रहो। हाँ, आप भी। इनर सिटी के कुछ उत्तराधिकारियों का चरित्र बहुत बुरा हो सकता है। पांडा ने ताओ यू को धीरे से याद दिलाया। वो स्वयं चतुर था, पक्ष विपक्ष का आकलन करता था, लेकिन सभी इनर सिटी के लोग उसके जैसे नहीं थे। सूर्य के साथ कोई रिश्ता रखना कुछ लोगों की नजर में ईर्ष्या को आमंत्रित कर सकता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग बहुत बुरे हो सकते हैं। गंदे आंतरिक शहर के लोग। जोस, जिसने उससे मिलते ही उसके लिए जाल बिछा दिया। अधिक सीधा सादा विनो, लीलिन जो उसकी सुंदरता की दीवानी थी, और वे लोग जो दूसरों के जीवन की परवाह नहीं करते थे, केवल एलियंस को भोजन देने के लिए। ताओ यू के विचार में पांडा वास्तव में एक दुर्लभ नस्ल थी। मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोगों का चरित्र इससे भी अधिक बुरा होगा। ताओ यू ने वॉकी टॉकी को वापस फोल्डिंग टेबल पर रख दिया और मानो अपने आप से ही कुछ बुदबुदाया। लेकिन अब सन शिकिंग को थोड़ा सिरदर्द हो रहा है, मुख्यतः लोगों की कमी के कारण। ताओ यू ने सन शिकिंग का प्रसारण सुना था, जो स्पष्ट रूप से परेशान था।
फिर भी एक फ्लोटिंग सिटी वारिस के रूप में उसने व्यक्तिगत पसंद के आधार पर सीधे स्थिति से निपटने के बजाय बड़ी तस्वीर पर अधिक विचार किया। अब चूंकि लोगों की कमी थी, इसलिए बेस की अस्थायी संरचना बनाने के लिए वास्तव में इनर सिटी के अधिक लोगों की आवश्यकता थी। फिलहाल माल आदि का पंजीकरण मूलतः बेस पर रहने वाले स्थानीय निवासियों पर निर्भर है, लेकिन अंततः कुछ अधिकार पायनियर्स को सौंपे जाने चाहिए। ताओ यू को संतुलन और नेतृत्व के तरीकों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन जिसने भी इतिहास का अध्ययन किया है, वह जानता है कि एक सम्राट को सिंहासन पर सुरक्षित बैठने के लिए दरबार में संतुलन बनाए रखने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। वे विश्वसनीय मूल निवासी, हिजड़ों और दरबारी गुटों की तरह थे, जिनकी सारी शक्ति सूर्य से प्राप्त थी, और वे रसद, आंतरिक मामलों और इस तरह के अन्य मामलों को संभालने के लिए उनके साथ जुड़े रहते थे। लेकिन बाह्य अन्वेषण के लिए पायनियर्स को नेतृत्व करना होगा, और सामान्यतः उत्कृष्ट योग्यता वाले लोग, विशेषकर इनर सिटी पायनियर्स, जिन्होंने शुरू से ही शक्ति का प्रदर्शन किया है, वे कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार आउटसाइडर पायनियर्स को अभी तक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया गया था, उसी प्रकार इनर सिटी पायनियर्स के प्रति अत्यधिक तानाशाही रवैया उन्हें भविष्य में नए विकास क्षेत्र का चयन करने से हतोत्साहित कर सकता है। भले ही व्यक्तिगत शक्ति किसी के अपने हाथों में केंद्रित हो तथा उसके पास चुनौती रहित अधिकार हो, अंततः मनुष्य ही कार्य संपन्न करता है। अपने पिछले जीवन में एक सफेदपोश कर्मचारी के रूप में ताओ यू ने स्पष्ट रूप से समझा था कि यदि उसके अधीनस्थ एकजुट होंगे, तो वे आसानी से अपने नेता का विरोध कर सकते हैं या उन्हें दरकिनार भी कर सकते हैं। सन भाई बहनों में समस्याओं को शारीरिक रूप से हल करने की शक्ति थी, लेकिन कभी कभी उन्हें जनता की राय पर भी विचार करना पड़ता था। बहुत अधिक प्रभुत्वशाली होने से वे लोग, जो मूलतः एक साथ नहीं आए थे, सक्रिय रूप से एकजुट होने के लिए बाध्य हो सकते हैं, या वे बस छोड़कर चले जा सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। मुझे क्या परवाह है, जब तक मुझे पैसे मिलते रहें। ताओ यू ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी उसने रात में बाहर निकलने की जल्दबाजी नहीं की। बैककोट बैककोट बैककोट। भगवान ही जानता है कि वे अब कहां हैं, और यह अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। बेहतर है कि पहले मैं अपने लाभ को पचा लूं। पांडा से कुछ युआन बल पर अग्रिम प्राप्त करने में बहुत अधिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। वी फ्रिज से निकाली गई बर्फीले पानी की एक बोतल पीने के बाद ताओ यू ने डकार ली। 3 दिन बाद एक चौराहे पर 7 शक्तिशाली और प्रभावशाली ट्रकों ने पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया। उनके बगल में बाइक सवारों का एक गिरोह लगातार गश्त कर रहा था। इसके अलावा प्रत्येक ट्रक की छत पर हथियारबंद लोग खड़े होकर निगरानी रख रहे थे। आसपास के सभी लाशें हटा दी गई थी, और हवा सड़न की दुर्गंध से भर गई थी। इसी समय इंजन की गर्जना के साथ एक क्रॉस कंट्री मोटरसाइकिल कोने से आती हुई दिखाई दी और सीधे काफिले की ओर बढ़ गई। इस नवागंतुक ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, यहां तक कि छतों पर मौजूद कुछ सशस्त्र कर्मियों ने अपनी बंदूकें भी तैयार कर ली। बंदूकों से परेशान मत हो, ये तुम्हारा दूसरा बॉस है। पांडा की डांटने वाली आवाज उन तक पहुंची, जिससे टीम के नए सदस्यों में जिज्ञासा पैदा हो गई और वे मोटरसाइकिल चलाते हुए ताओ यू की ओर देखने लगे। बताया जाता है कि इस दूसरे बॉस के यंग मास्टर सन के साथ अच्छे संबंध थे और एक बाहरी व्यक्ति के रूप में कंपनी में उसका दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था। क्या ये वही ताओ है जिसका तुमने उल्लेख किया था? पांडा की मोटरसाइकिल के बगल में उसी तरह की पंख शैली वाली बाइक पर बैठी छाया ने मुड़कर ताओ यू की ओर देखा। उनकी आंखों में एक यांत्रिक सी चमक थी, और उनकी पुतलियां किसी चीज पर अटकी हुई लग रही थी। पहली नजर में वह काफी सक्षम, मांसल और सुडौल दिखता है। क्या ये ग्रेड 8 डायनामिक विजन नहीं है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि युवा मास्टर सन के साथ उसका अच्छा तालमेल है और मैंने उसे कुछ कौशल भी सिखाए हैं, इसलिए खिलवाड़ मत करो, ठीक है? 2 मीटर से अधिक ऊंचे कद वाले पांडा ने अपने असामान्य रूप से बड़े हाथ से अपने साथी के यांत्रिक सिर को थपथपाया। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि उसका हिस्सा मुझसे बड़ा क्यों है, जबकि मैं ही हर दिन काफिले के लिए भागता दौड़ता रहता हूँ। सिर पर थपथपाने पर धातु की खनक सुनाई दी, लेकिन प्राप्तकर्ता को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। क्या यह इसलिए नहीं है कि युवा मास्टर सन स्वयं उसके लिए छुट्टी मांगने आए थे? क्या यह तुम्हारे लिए पर्याप्त है? पांडा ने घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने से पहले उसे एक नजर देखा, जबकि ताओ यू ने भी अपनी गति धीमी कर ली और पांडा के पास रुक गया। ताओ यू अब 1 मीटर 80 से अधिक लंबा हो गया था, लेकिन पांडा और उसकी मोटरसाइकिल के बगल में वह अभी भी अदृश्य लग रहा था।
पांडा ने फिर एक युआन बल कार्ड निकाला, उसमें युआन बल डालना शुरू किया और ताओ से कहा वेल बी इन .com 50,000 काफी होंगे, है ना? मेरे पास ज्यादा बहता पानी नहीं है, मैंने कुछ सामान भी जमा कर रखा है, जिनमें से कुछ को अभी भी धीरे धीरे वास्तविक दुनिया में पहुंचाया जा सकता है और भी ज्यादा कीमत पर बेचा जा सकता है। धन्यवाद, इतना काफी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें साथ काम करते हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे, फिर भी पांडा 50,000 युआन फोर्स आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। ताओ यू बहुत संतुष्ट था। अब पोषण संबंधी पूरकता के साथ और वृद्धि की एक स्थिर अवधि में प्रवेश करने के बाद ताओ यू ने युआन बल उपभोग का एक अधिक लागत प्रभावी तरीका भी चुना, जो फिलहाल पर्याप्त था। यदि वह इसकी एक और लहर एकत्र कर सके, तो उनका अनुमान है कि वह चुपके क्षमता के दूसरे देवीकरण का प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि दूसरे देवीकरण की लागत प्रभावशीलता में काफी कमी आई थी, चुपके वर्तमान में उसके लिए सबसे अधिक छाया बल उत्पन्न करने वाला कौशल था, और कीमत अभी भी स्वीकार्य थी, इसलिए ताओ यू ने इसे पहले ही अपग्रेड के लिए कतार में लगा दिया था। यदि पर्याप्त युआन बल हो, तो वह स्टान स्किल पर काम करने, नींव का निर्माण जारी रखने और तीनों आयामों को बढ़ाने पर भी विचार कर सकता था। ये भी देखिए, मिस सन पहले ही वास्तविक दुनिया से एक टर्मिनल वापस ला चुकी हैं, और मैंने कंपनी पंजीकरण पूरा कर लिया है। यह आपकी प्रमाणीकरण चिप है। इसे खोना मत, इसे बदलना झंझट भरा काम है। पांडा ने एक सिम कार्ड जैसी दिखने वाली चिप दी, जिसे सीधे ताओ यू की घड़ी में डाला जा सकता था, और ताओ यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया और अपनी घड़ी में लगा दिया। ओह, मिस सन वापस आ गई, है ना? ताओ यू ने सहजता से पूछा। वह वापस आ गई है। ये हमारी तीसरी शेयरधारक है, किमेन। अब जब उन दो गिरोहों का विलय हो गया है, तो मुझे डर है कि मैं अकेले उनका खर्च नहीं उठा पाऊंगी। इसके बाद पांडा ने तीसरे शेयरधारक को ताओ यू से मिलवाया। ताओ यू ने उन सभी लोगों का स्वागत किया जो उसे आय दिला सकते थे, तथा मशीनी आकृति की ओर एक बड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि किमिन ने पांडा के साथ बात करते समय जैसा कठोर व्यवहार नहीं दिखाया, इसके बजाय उसने मुस्कुराहट के साथ ताओ यू का अभिवादन किया। मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम सुना है। मैंने सुना है कि तुम यंग मास्टर सन के लिए काम कर रहे हो। जब तुम कुछ बड़ा कर लो तो हमें भी शामिल करना मत भूलना। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बहुत ज्यादा चापलूसी करते हो। ताओ यू ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, उसकी घड़ी में कंपन हुआ, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। उस समय एबिस केवल प्रसारण संकेतों से ही घिरा हुआ था, है ना? उनके पास संचार संकेत नहीं थे। संदेश खोलते ही उसने सुन शियू की आवाज सुनी। तुम कहाँ हो? यहाँ सिर्फ तुम्हारा बग क्यों है? खैर, क्या वह अपनी मोटरबोट पर सवार होकर मुझे ढूंढने यहाँ आई थी? शायद उसकी मोटरबोट में कम दूरी की संचार क्षमताएं थीं। ताओ यू केवल स्तब्ध जोड़े से विनम्रतापूर्वक माफी मांग सकता था। माफ करना, कुछ काम आ गया है, मुझे जाना होगा। बोलते समय उन्होंने एक ध्वनि संदेश के साथ उत्तर भी दिया। मैं अभी काफिले के साथ था, अब वापस जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी मोटरसाइकिल तेज कर दी, मुड़ा और दूर तक तेजी से भाग गया। किमेन अपना जबड़ा खोले हुए निगलने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, क्या अभी यह आवाज मिस सन की थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि यंग मास्टर सन के साथ उसके अच्छे संबंध हैं? अच्छा, यंग मास्टर सन ही वह व्यक्ति था जिसने पिछली बार छुट्टी ली थी। शायद उन दोनों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। पांडा कुछ बोल नहीं पा रहा था, एक बाहरी व्यक्ति, और वे सीधे उसके पास आए। क्या उसे बुलाए जाने पर तुरंत वापस नहीं भागना चाहिए? सचमुच, उन्हें साझेदारी में शामिल करना एक बुद्धिमानी भरा कदम था। किमेन ने भी अपने यांत्रिक सिर पर मौजूद पसीने को छुआ। यदि वह अकेला होता, तो उसने सचमुच पांडा को कुछ सम्मान देने के लिए कुछ बहादुरी दिखाने की योजना बनाई होती। सौभाग्यवश उन्होंने बारी से पहले कुछ नहीं कहा था। उनकी पहली मुलाकात काफी सुचारू रूप से संपन्न हुई थी। शायद मुझे अपनी जबान पर काबू रखना सीखना चाहिए। इस घटना से गुजरने के बाद किमेन ने खुद पर विचार करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग उथल पुथल का सामना करने और दीवार से टकराने के बाद ही बदलते हैं। बैकवोट शियुआर वी की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल रही थी। वह अंदर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। लिटिल ब्लैक, जो आमतौर पर क्रूर और दबंग दिखता था, अब एक तरफ सिकुड़कर बैठा था और एक पीटे हुए कुत्ते की तरह दयनीय लग रहा था। जब लिटिल ब्लैक ने मोटरसाइकिल की आवाज सुनी और ताओ यू को देखा, तो वह जल्दी से उसके पास दौड़ा। दुख से रोना, यहाँ तक कि वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने पंजे सुन शियू की ओर तान दिए। ताओ यू लिटिल ब्लैक की शिकायतों और शिकायतों की भावनाओं को समझ सकता था।
हालांकि लिटिल ब्लैक को इस तरह देखकर ताओ यू ने जोरदार थप्पड़ मारा। क्या तुम में कोई चातुर्य नहीं है जो मिस सन के सामने इस तरह हंगामा कर रहे हो? इससे लिटिल ब्लैक और भी दयनीय स्थिति में लेट गया, उसकी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। ये देखकर ताओ यू असहाय महसूस कर रहा था। तुम्हारा मालिक कैसे जवाब दे सकता था, है ना? हाँ, ये छोटा सा जीव जिसे आप पाल रहे हैं बहुत दिलचस्प है। ये कौन सा कौशल है? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? सुन शियू ने आर.वी. की जांच बंद कर दी, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके घूमी और संयोग से लिटिल ब्लैक को बकते हुए देखा, जो उसे काफी मनोरंजक लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक उल्कापिंड जो विस्फोट कर सकता है, मानसिक शक्ति में परिवर्तन लाता है, जिसे सीखना शायद कठिन है। ताओ यू के शब्दों ने सुन शियू को अपनी भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। इसमें मानसिक शक्ति भी शामिल है। बहुत बढ़िया कौशल है, आपकी किस्मत अच्छी है। चाहे वह शव शोधन हो या यह वश में करने की तकनीक, सुन शियू उनमें संभावनाएं देख सकता था। आपकी अंतर्दृष्टि भी इस कौशल से प्रभावित थी, है ना? हाँ, और शव शोधन कला का भी कुछ हद तक इससे संबंध है। कभी मुझ पर भी इसे आजमाओ, मुझे भी महसूस करने दो। सुन शियू के अचानक दिए गए सुझाव से ताओ यू लगभग अपना संयम खो बैठा, उसका मन स्पष्ट रूप से मोज़ेक भरी छवियों से भर गया, उसका युवा शरीर लगभग नाक से खून बहने लगा। यह एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है, इस क्षमता का बल काफी मजबूत हो सकता है। चिंता मत करो, मुझ में मानसिक शक्ति की प्रतिभा है और मेरे पास कई कौशल भी हैं। मुझे अपने मानकों से मत आंको। सुन शियू को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसने ताओ यू पर कुछ भी करने के लिए दबाव नहीं डाला। इसके बजाय वह आर.वी. की ओर वापस मुड़ गई। ये गाड़ी अच्छी लगती है, ये कहां से है? मुझे अभी अभी यह मिला है, मिस सन, अगर आप इसे चाहें तो मैं आपको दे दूंगा। ताओ यू ने उदारता का दिखावा किया, लेकिन वह उसके चरित्र को भी समझ गया था। उसका वाहन स्वीकार करने से निश्चित रूप से उसे अधिक पुरस्कार मिलेंगे। लेकिन जाहिर है, सुन शियू का अन्य लोगों के उपहारों को लापरवाही से स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, लापरवाही से अपना हाथ लहराते हुए। आप इसका इस्तेमाल करें, चलिए हम भी इसे देखें। एड्स बाय पब फ्यूचर। जरूर। ममम टिल्डा। सुन शियू लाल चेहरे के साथ आर.वी. बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, उसकी तंग पोशाक उसकी छाती को उभार रही थी जो भारी सांसों के साथ ऊपर उठ रही थी, हर सांस के साथ कांप रही थी। थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी और थोड़ी कांपती आवाज में बोली, आपका कौशल काफी समस्याग्रस्त है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका इतना अच्छा प्रभाव है। क्या कोई दंड व्यवस्था है? यद्यपि सुन शियू ने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन ताओ यू को उसकी चिपचिपी, नर्म आवाज सुनकर अपनी इच्छाओं को दबाने में परेशानी हुई, और वह टैमिंग तकनीक की पूरी ताकत को उन्मुक्त करने पर विचार कर रहा था। लेकिन वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उन विचारों को अपने मन से निकालने में सफल रहे। ये वह थी जिसने पहल की थी और ताओ यू के कौशल को महसूस करने के लिए अपनी कुछ मानसिक सुरक्षा को कम कर दिया था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाती, तो ताओ यू को कुछ करने का अवसर लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जुआ खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसकी इच्छाशक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, सामान्य तीव्रता पर भी वह लिटिल ब्लैक की तुलना में बहुत अधिक मजबूती से इसका सामना करने में सफल रही। फिर उन्हें सामान्य रूप से कौशल पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, क्या मुझे लिटिल ब्लैक को बुलाकर इसे आजमाना चाहिए? ताओ यू ने संकोच से पूछा। कोई चिंता नहीं, जारी रखो, यह एक दिलचस्प तकनीक है, लेकिन मेरे लिए भी इसे सीखना मुश्किल होगा। सन शियू वास्तव में लचीला था, यहां तक कि वह दंड भुगतने को भी तैयार था। उस अनुरोध के साथ ताओ यू ने स्वाभाविक रूप से उसके कंधे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आगे बढ़ो, मैंने अपनी मानसिकता का एक हिस्सा खोल दिया है, मैं जवाबी हमला नहीं करूंगी। लेकिन बहुत ज्यादा अचानक मत बनो, ये खतरनाक हो सकता है। ताओ यू जानता था कि जिस खतरे का उसने उल्लेख किया था वह वास्तव में उसके लिए था, उसे डर था कि एक सहज जवाबी हमले से उसकी मौत हो जाएगी। वश में करने की तकनीक के लिए एक वश में किए गए लक्ष्य की आवश्यकता थी, और सुन शियू इसे महसूस करना चाहती थी क्योंकि वह अपनी मजबूत मानसिक हेरफेर क्षमता के साथ स्वेच्छा से कुछ सुरक्षा को कम कर सकती थी। हालांकि वह थोड़ी सी ही ढीली हुई, लेकिन ताओ यू के लिए अपनी धारणा को स्थानांतरित करने के लिए यह पर्याप्त था। जैसे जैसे सजा की पीड़ा बढ़ती गई, वैसे वैसे आत्मा के स्पर्श ने सुन शियू को तनावग्रस्त कर दिया। उसके गुलाबी गाल तुरंत पीले पड़ गए और उसने कराहना बंद कर दिया। तुम ठीक हो? ताओ यू ने अपना हाथ वापस खींच लिया और पूछा। मैं ठीक हूँ। सुन शियू की हल्की कर्कश आवाज आई, जिसे सांस लेने में कुछ समय लगा।
अगर ये पूछताछ होती तो आप काफी दोषी होते। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुन शियू ने एक गहरी सांस ली और सीधे वी बिस्तर पर आलसी ढंग से लेट गई और अपनी बाहें आलसी ढंग से फैला दी। इससे ताओ यू एक क्षण के लिए हतप्रभ रह गया। अपनी निगाह ऊपर की ओर घुमाते हुए उसने देखा कि सुन शियू की आंखें मानिक जैसी थीं, जिनमें एक चिढ़ाने वाली नजर थी। जो तुम देखते हो वह पसंद है। अच्छा, आप सचमुच अन्य बाहरी लोगों से अलग हैं। ऐसा लग रहा था कि सुन शियू का उठने का कोई इरादा नहीं था। वह आलस से वहीं लेटा रहा और ऊपर रोशनदान से नीले आसमान को देखता रहा। खांसी प्रतिभा तो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ये योग्यता तब तक ठीक ठाक नहीं लगती जब तक कि कोई सक्रिय रूप से अपनी आत्मा को मुक्त न करे। इसे वश में करने के बाद ही यह काम करेगी। इसे बहुत बारीकी से नियंत्रित करने का मतलब है कि यह प्रतिरोध का सामना नहीं कर सकता। थोड़ी सी भी झड़प इसे अराजकता में डाल देती है और इसे सीखना बहुत कठिन है। सुन शियू ने उन प्रहारों को यूं ही नहीं झेला, उसकी क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत थी। उसने इन दो प्रकार के परिवर्तनों के सार को भी समझा था। ताओ यू को पहले घुड़सवारी कौशल की आपसी समझ पर भरोसा करना था, फिर प्रारंभिक वशीकरण को पूरा करने के लिए लगातार हिंसा के माध्यम से एलियन का दमन करना था। हालांकि प्रारंभिक वश में करने के बाद देवत्व के नए वश में करने के कौशल के साथ रखरखाव बहुत सरल था। ये कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे के पूरक थे। एलियन उस लक्ष्य का था जिसे वश में किया जा सकता था, जो विनम्र और दृढ़ होने में सक्षम था। यही कारण है कि वह ऐसा प्रभाव प्राप्त कर सका। यदि यह कोई अत्यंत जिद्दी प्रजाति होती, तो वास्तव में इससे निपटने का कोई तरीका नहीं होता। मैं जो कौशल सीधे सीखता हूं, वे पहले से ही उपयोग में बहुत कुशल होते हैं। मुझे उन्हें तैयार करने के लिए खुद को परेशान नहीं करना पड़ता है। ताओ यू शायद समझ गया कि सुन शियू का क्या मतलब था। सरल शब्दों में कहें तो वश में करने का पुरस्कार और दंड मानसिक शक्ति में एक तरह का परिवर्तन है। यह प्रोटीन की सरणी की तरह है जो अपनी व्यवस्था और संयोजन के आधार पर विभिन्न पूरी तरह से अलग अलग उत्पाद बनाती है। क्या आपने अभी प्रभाव को तीव्र करने पर विचार किया? सुन शियू एक तरफ लेट गई और ताओ यू की आंखों में मानिक जैसी पुतलियों से घूरने लगी, जिससे ताओ यू के चेहरे पर तुरंत ही भाव सख्त हो गए। दुर्भाग्यवश ये वास्तव में था। यदि हमने प्रयास किया होता तो शायद ये काम कर जाता। बोलने के बाद सुन शियू बिस्तर से कूदकर खड़ा हो गया। पीछे से उसकी ओर देखते हुए ताओ यू ने उसकी पीठ की वक्रता को देखा, कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहा था। उसने पहले ये कैसे नहीं देखा कि मिस सन इसमें इतनी अच्छी थी। वह वास्तव में यह नहीं बता सका कि यह आकस्मिक था या जानबूझकर किया गया था। मैं पहले वापस जाऊंगा। जब मेरे पास इसका विस्तार से अध्ययन करने का समय होगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। ताओ यू की ओर पीठ करके सुन शियू ने हाथ हिलाया और वी से बाहर निकल गई, जबकि ताओ यू वाहन में बैठा उसे मोटरबोट पर चढ़ते और दूर जाते हुए देख रहा था। सन शियू के जाने के बाद ताओ यू ने भी राहत की सांस ली, फिर लिटिल ब्लैक को दरवाजे की तरफ झांकते देखा। क्या देख रहे हो? जाओ मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके बाद ताओ यू भी वी से बाहर निकल गया और ताजा खून डालने के लिए शव साधना स्थल पर चला गया। पानी डालने के बाद उन्होंने आज का अभ्यास शुरू किया। एक अमीर महिला के साथ छेड़खानी एक अमीर महिला के साथ छेड़खानी है। वास्तव में अप्रत्याशित लाभ लाने की संभावना है, लेकिन अधिकतर आपको अपनी कड़ी मेहनत और संचय पर भरोसा करना होगा। जो योग्यताएं आपकी हैं, वे वास्तव में आपकी हैं। नवंबर LBJNN। लोगों को स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। ... दूसरी तरफ सुन शियू तेज गति से मोटरबोट चला रही थी, हवा को चीरती हुई। तेज हवा चलने के कारण उसे अपना सिर भी थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था। थोड़ा सा संयम खो दिया। मैं अपनी मानसिक शक्ति को दबा नहीं पाया, लेकिन उस मानसिक क्षमता की जटिलता वाकई दिलचस्प है। सभी पहलुओं में वह बुरा नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि साफ सुथरी, दिलचस्प है। कुछ सोचते हुए सुन शियू ने घोड़े की मुद्रा में मोटरबोट चलाई। उसे थोड़ी चिपचिपाहट महसूस हुई और उसने वापस आने के बाद कपड़े बदलने और स्नान करने का निर्णय लिया। ... घरेलू कपड़े पहने सुन शिकिंग सोफे पर पैर मोड़कर बैठी थी, अपने हाथ में ड्रोन कंट्रोलर को चला रही थी और कभी कभी अपने मुंह में चिप डाल रही थी। स्क्रीन पर परिवहन मार्ग का सामान्य संचालन देखकर उसने ड्रोन की स्थिति को समायोजित करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसके नाजुक चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ वह प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी। उसने देखा कि उसकी बहन दरवाजे से अंदर आ रही है।
हालांकि सन शियू के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, वह पूरी तरह से शांत थी, लेकिन सन शिकिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बहन, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? लगभग। मुझे एक बहुत ही दिलचस्प कौशल का सामना करना पड़ा। ताओ यू का। वही। सुन शियू की बात सुनकर सुन शिकिंग ने राहत की सांस ली। खैर, ये बहुत बुरा नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि साफ है, और अगर उसके मैक्स डायनामिक विजन की पुष्टि हो जाती है, तो ये बहुत बुरा नहीं होगा। तब सन शिकिंग हैरान दिखाई दिए। लेकिन यह आपकी तरह नहीं है। आपके बहुत ऊंचे मानक हैं। पिछली बार मैं बस उसे थोड़ा प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। हे, यह एक बहुत ही रोचक कौशल है। मैं तुम्हें अगली बार इसे आजमाने दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। मैं नहाने जा रहा हूँ, सील को दबाऊंगा। अगर मैं लेटा नहीं होता तो मैं लगभग अपनी पूंछ दिखा देता। सुन शियू को कुछ याद आ रहा था, उसके चेहरे पर एक दुर्लभ छेड़खानी और हल्की अस्वस्थता दिख रही थी। आमतौर पर बहुत गंभीर दिखने वाली इस महिला के चेहरे पर इस भाव के साथ साथ उसकी आकृति और रूप में एक अलग तरह का आकर्षण था, मानो एक ही नजर में इच्छाएं जागृत हो सकती है। लेकिन उसके सामने बैठी सुन शिकिंग बहुत शांत थी, बिना किसी अजीबपन के, बल्कि कुछ गंभीरता के साथ कह रही थी, तो फिर समय बर्बाद मत करो। हालांकि अभी हम दोनों ही हैं, फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। अगर हमारे परिवार के बारे में पता चल गया, तो शायद काफी परेशानी होगी। इस दुनिया में आपको अभी भी ताकत पर निर्भर रहना पड़ता है। हम सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही वे जानते हों तो क्या। सुन शियू ने अपने सुंदर चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ जवाब दिया। उसने असामान्य रूप से चुलबुली अभिव्यक्ति को शांत करने के लिए जल्दी से एक गहरी सांस ली, और फिर गहरी सांस छोड़ी। लेकिन तुम सही हो, अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए हमें परेशानी को कम करना चाहिए। उस बच्चे की जांच करो। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या बचपन का कोई प्रेमी है? ये सुनकर सुन शिकिंग ने अपना भाव कठोर कर लिया, फिर असहाय होकर बोली, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो बस एक सक्कुबस हूँ, कोई राक्षस नहीं। बस उसके मुंह पर कुछ पैसे मार दो, और काम हो गया। तुम्हारा दिमाग बहुत गंदा है। वास्तव में, मुझे लगता है कि अगर आप उसके चेहरे पर कुछ पैसे मार दें, तो ये तेजी से हो जाएगा। हे, क्या अब वह इसे संभाल सकता है? के अंधेरे में ताओ यू ने वी के अंदर अपनी आंखें खोली। यौवन के दौरान शरीर वास्तव में कष्टकारी होता है, लेकिन क्यूई रक्त बहुत मजबूत होता है। क्या मुझे खुद को पुरस्कृत करना चाहिए? ताओ यू कुछ असहाय होकर उठ बैठा और फिर फ्रिज से फैट हाउस वाटर की एक बोतल निकालकर अपने चेहरे पर लगाने लगा। बिस्तर पर वापस आकर उसने आह भरी। दिन के दौरान सुन शियू थोड़ी देर के लिए यहाँ लेटी थी, और शायद यह उस पर 2 बार डाला गया मानसिक तनाव था जिससे उसे काफी पसीना आ गया था। उसे हमेशा लगता था कि यहाँ एक सुगंधित सुगंध है, जिससे वह कुछ हद तक चिड़चिड़ा हो जाता था। इससे उसे चादरें पकड़ने और उनमें गहरी सांस लेने की इच्छा हुई। यह ऐसा था जैसे किसी को जहर दे दिया गया हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक काल्पनिक कल्पना दिखाई दी। हालांकि मेरे पिछले जन्म में भी मिडिल स्कूल के दौरान मेरे शरीर में हार्मोनल उछाल आया था, लेकिन यह इतना बड़ा हुआ नहीं था। उसने पॉप की आवाज के साथ कैन को खोला और कोक पी गया, लेकिन ठंडा पे उसके क्यूई रक्त की बेचैनी को दबा नहीं सका। ताओ यू ने अब और न सोने का निर्णय लिया और सीधे वी से बाहर निकल गया। लिटिल ब्लैक, जो बाहर निगरानी कर रहा था, डर गया। वह जाग गया और ताओ यू को असमंजस में देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मालिक क्या कर रहा है। तभी उसने देखा कि ताओ यू कार से बाहर निकला और उसने भयंकर जोश के साथ मुंह बरसाना शुरू कर दिया, और उसने आदेश भी सुना, जाओ, मेरे लिए कुछ और खाना ले आओ। इससे लिटिल ब्लैक ने कुछ चीखें मारकर शिकायत की। आधी रात में भोजन की तलाश के लिए एलियन को बुलाना कोई मानवीय कार्य नहीं था। फिर भी वो जल्दी से रात में चला गया और कुछ ही समय में उसमें घुल मिल गया। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मैं लाश को परिष्कृत करने की प्रक्रिया देखूंगा। पता नहीं तुम्हारी यह चीज सीखी जा सकेगी या नहीं, लेकिन अगर संभव हुआ तो मैं ट्यूशन फीस चुका दूंगा। ट्यूशन के बारे में बात करना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बस मुझे 10 या 80 हजार के बराबर कुछ दे दो। ताओ यू ने मुस्कुराते हुए सुन शियू को जेट स्की पर जाते हुए देखा, लेकिन वह अपनी नजर उसके तंग सूट द्वारा रेखांकित कुछ प्रमुख क्षेत्रों की ओर जाने से नहीं रोक सका। जब वह चली गई तो उसने अपनी नाक रगड़ी। हिस, क्या ये छोटी सी लड़की मेरे साथ छेड़खानी कर रही है? नहीं, ये सही नहीं है। उसने कुछ नहीं किया। मेरे शरीर की प्रतिक्रिया क्यों अधिक से अधिक अतिरंजित हो रही है? आखिरकार, मैंने काफी सारे छोटे वीडियो देखे हैं।
एड्स बाय पब फ्यूचर। वह पिछले 20 दिनों से अधिक समय से शव शोधन का अभ्यास कर रहा था। इन दिनों के दौरान पर्याप्त युवान बल की मदद से वो स्थिर अवधि के लाभ को लगातार पचा रहा था। ध्यान तकनीक के मजबूत होने के साथ जब तक कौशल का एक साथ अभ्यास किया जा सकता था, वह उन्हें एक साथ प्रशिक्षित कर सकता था। यद्यपि युवान सेना तेजी से कम हो रही थी, फिर भी सुधार भी उतनी ही तेजी से हो रहा था। ध्यान तकनीक संशोधित और असंख्य धाराएं श्वास तकनीक संशोधित दोनों स्तर 3 पर पहुंच गए थे, जबकि बेसिक श्वास विधि संशोधन 2 और असंख्य धाराएं रुक कौशल संशोधित स्तर 4 पर थे। असंख्य धाराओं के 5 रूपों का प्रत्येक रूप भी स्तर 4 तक पहुंच गया था। छाया हेरफेर संशोधित स्तर 2 तक उन्नत हो चुका था, हालांकि इसका अभ्यास कम किया गया था। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने खर्च के माध्यम से मजबूत होने की क्षमता का पूरा उपयोग किया है। इसका सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब ताओ यू ने फिर से अपने बगल में लेटे लिटिल ब्लैक पर नजर डाली। ताओ यू की निगाह को देखते हुए लिटिल ब्लैक अचानक भाग गया। हालांकि ताओ यू तेज था, अपने पैरों में ऊर्जा भरकर उसने हवा में एक तेज आवाज निकाली और कुछ ही कदमों में लिटिल ब्लैक के ऊपर पहुंच गया और उसकी पूंछ पकड़ ली। अपनी कलाई के एक ही झटके से एक मिश्रित बल सीधे प्रेषित होता है, जो लिटिल ब्लैक के शरीर पर लहर जैसी लहरें बनाता है। एक झटके से उसने लिटिल ब्लैक को जोर से हवा में उछाल दिया, फिर उसे उल्कापिंड के हथौड़े की तरह घुमाया। बहुत बढ़िया। बल हटाने और छोड़ देने के बाद लिटिल ब्लैक पार्क की झाड़ियों में फेंक दिया गया, काफी देर तक बिना हिले डुले। उस समय विन्नो अपनी एलियन प्रत्यारोपित शक्ति के साथ भी कुछ बेहतर नहीं था। ताओ यू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और दबाव से हवा भी उछल पड़ी। विनो के एलियन इम्प्लांट की कीमत कनेक्शन के साथ भी 1 लाख के करीब होगी, साथ ही शुरुआत में 1 लाख युआन बल वृद्धि और कुछ कौशल जो उसने एक बच्चे के रूप में सीखे थे, उस अस्थायी बढ़ाने वाली दवा के साथ मेल खाते हुए उसका शारीरिक पक्ष निश्चित रूप से मजबूत था। ताओ यू ने सोचा, फिर अपनी हथेलियों की ओर देखा। और यहाँ मैं हत्यारे वंश से पहले से ही एक इनसिटी के नवागंतुक के शारीरिक पक्ष को एक एलियन प्रत्यारोपण के साथ पूरी तरह से शारीरिक शक्ति के संदर्भ में दबाने में सक्षम हूँ, जो वास्तव में काफी अच्छा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। और इसमें मुट्ठी की मंशा, ध्यान तकनीक और बुनियादी युद्ध से होने वाले मानसिक प्रभावों की गिनती भी नहीं की गई है, इसमें केवल विशुद्ध शारीरिक क्षति शामिल है। छाया हेरफेर, छिपकर काम करना आदि पर विचार नहीं किया गया। यहां तक कि स्तरित बल प्रहारों से होने वाली अतिरिक्त क्षति भी लिटिल ब्लैक के लिए बहुत खतरनाक थी, इसलिए उसने इसका सीधा उपयोग नहीं किया। लिटिल ब्लैक पर अपनी हताशा को व्यक्त करने के बाद ताओ यू ने अपने कुछ उत्तेजना को दबाने में कामयाब रहा और एक आह भरी। पिछले 20 दिनों में सुन शियू 4 या 5 बार आई थी, और हर बार वह जाने से पहले ध्यान तकनीक, वश में करने की तकनीक और लाश शोधन तकनीक के बारे में बातचीत करने के लिए थोड़ी देर रुकती थी। हालांकि उनकी बातचीत बहुत अधिक स्वाभाविक हो गई थी। पहले दिन की कुछ हलचलों को छोड़कर इसके बाद की यात्राएं काफी अच्छी रहीं। लेकिन किसी कारण से जब भी ताओ यू को उसकी हल्की सुगंध आती तो उसके विचार भटकने लगते। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ऐसा लगता है कि जब से मैं उससे मिला हूं, तब से मेरे मन में अक्सर कल्पनाएं आने लगी हैं। उस अमीर महिला का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ताओ यू ने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा और नए जोश के साथ अपने मुखों का अभ्यास शुरू कर दिया। अजीब बात यह है कि उसके दौरे से उसकी प्रशिक्षण क्षमता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा कि इससे कुछ हद तक उसकी प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि हुई, जिससे ताओ यू को यह समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। यद्यपि युवावस्था के चरम पर एक देवदूत जानवर को देखकर मैं उत्तेजित हो जाती थी, अब ये क्यूई रक्त के कारण होगा, साथ ही साथ उसका असाधारण रूप से उत्कृष्ट होना भी होगा। ताओ यू अपने बारे में कुछ निष्कर्ष पर पहुंच गया था। हालांकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि ध्यान तकनीक के मजबूत होने के साथ ही वह अधिक तर्कसंगत तो नहीं बन रहा था, लेकिन कम से कम उसे कुछ आवेगों पर नियंत्रण करना आसान लग रहा था। कई बार ताओ यू को इस बात की खुशी होती थी कि उसकी मानसिक प्रतिरक्षा उसके शरीर की कुछ प्रवृत्तियों को दबा नहीं पाती थी, ठीक उसी तरह जैसे वह दर्द को दबा नहीं पाती थी। अन्यथा उसे लगता था कि जीवन बहुत कम मजेदार होगा। स्थिति के मुद्दे पर यह दुख की बात है, अन्यथा थोड़ी और पहल वास्तव में ठीक होती। जबकि ताओ यू ने अपनी मुक्का मारने की तकनीक को निखारना और युआन बल खर्च करना जारी रखा। फोल्डिंग टेबल पर रखा वॉकी टॉकी अचानक चालू हो गया। भाई ताओ, क्या आप वहां हैं? यह पांडा की आवाज थी, जो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मैं यहाँ हूँ, क्या हो रहा है? ताओ यू ने वॉकी टॉकी उठाया।
यहाँ लाशों की देखभाल करने में अपना लगभग सारा समय समर्पित करने की उनकी क्षमता, साथ ही अपने लाभ को तेजी से पचाने की क्षमता, काफी हद तक पांडा के प्रयासों की देन थी। न केवल पांडा ने उसे युआन बल की राशि अग्रिम दे दी थी, जबकि 1 महीने की समय सीमा जल्द ही आने वाली थी, बल्कि ताओयू कम से कम 70 से 80 हजार युआन बल की आय की भी उम्मीद कर सकता था। मैं थोड़ी परेशानी में फंस गया हूँ, क्या तुम आ सकते हो? जरूर, कहा। पूरे महीने के दौरान ताओयू ने काफी हद तक अपना हाथ पीछे खींच लिया था, जिससे वह सन्स की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था और पांडा की टीम को कुछ हद तक अप्रत्यक्ष समर्थन भी दे रहा था। लेकिन पांडा ने अब तक उसे कभी परेशान नहीं किया था, चूंकि वह इस बार मदद मांग रहा था, इसलिए ताओयू मना नहीं कर सका। जब से उसने आखिरी बार उस युवती से उनकी मौजूदगी में फोन पर बात की थी, तब से पांडा पास से गुजरते समय बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता था, और ताओयू को शायद ही कभी परेशान करता था। ऐसा लगता है कि इस बार वह सचमुच मुसीबत में पड़ गया है। आर.वी. को बंद करते हुए और वॉकी टॉकी को अपने साथ लेते हुए, ताओयू दोपहर के हिस्से को पानी देने के लिए शव पोषण स्थल पर गया। इस दौरान वह वॉकी टॉकी के माध्यम से आ रहे पांडा के शब्दों को सुन रहा था। स्थान LAS-6 गोदाम जिले में है। चीजें थोड़ी परेशानी वाली हैं, किमेन घायल है। ताओयू ने सार रक्त डालना समाप्त करने के बाद लिटिल ब्लैक द्वारा लाया गया डिब्बाबंद भोजन खाना शुरू कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि अब संतुलन टूट गया है, और वह आदमी अभी भी हमारे सिर पर मलमूत्र त्यागना चाहता है। मेरा इंतजार करो। अपनी मोटरसाइकिल का थ्रॉटल घुमाते हुए ताओयू ने लिटिल ब्लैक की दिशा में चिल्लाया, नोब LBJNN। मृत होने का नाटक बंद करो, मेरे पीछे आओ। इंजन की गर्जना के बाद मोटरसाइकिल एक झटके में बाहर निकल गई। लगभग 1 महीने तक पाइनियर्स और स्थानीय लोगों के चींटियों की तरह इधर उधर भागने के बाद लास वेगास की सड़कों पर लाशें कम होती जा रही थी, और इसी तरह आसानी से उपलब्ध उच्च मूल्य की वस्तुएं भी कम होती जा रही थी। LAS-6 उस गोदाम का कोड है जिसके बारे में पांडा ने एक बार ताओयू से कहा था, क्योंकि उसने उसे ज़ॉम्बीज़ से मुक्त करके खजाने में बदलने के लिए बहुत प्रयास किया था। उन्होंने किमेन को लोगों के साथ इसकी सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। पिछले कुछ दिनों से यहाँ काफिले आते जाते रहे हैं, जिससे यह वर्तमान में दुर्लभ उच्च मूल्य वाले कार्गो क्षेत्रों में से एक बन गया है। वहां मौजूद सामान का कुल मूल्य लगभग 2,50,000 युआन फोर्स हो सकता है। विभिन्न खर्चों को निकालने और अधीनस्थों को पुरस्कृत करने के बाद केवल इस गोदाम को खाली करके ताओयू लगभग 50,000 युआन बल प्राप्त करने में सक्षम होगा। अब तक ये लगभग आधा काम पूरा हो जाना चाहिए था। इस गोदाम की बदौलत पांडा ने ये भी अनुमान लगाया कि इस महीने की शुरुआत में दिए गए 5,000 युआन बल को घटाने के बाद भी वह ताओयू को अतिरिक्त 70 से 80,000 युआन बल दे सकता है। लेकिन अब समस्याएं थीं। हे भगवान, कोई सचमुच मेरा पैसा काटना चाहता है। ताओयू ने गाड़ी की गति बढ़ा दी, जिससे लिटिल ब्लैक और भी पीछे छूट गया। LAS-6 गोदाम जिले में विशाल श्वेत भंडारण सुविधाओं का विस्तार था। अंदर सामान की एक चमकदार श्रृंखला भरी हुई थी। विविधता भरपूर होने के कारण बस्ती में इन वस्तुओं की काफी मांग थी। यहां तक कि वर्तमान विश्व में लाई गई अनेक वस्तुओं का विनिमय भी काफी मात्रा में युआन बल के बदले किया जा सकता है। इससे पहले इस गोदाम में आपूर्ति प्राप्त करने की आशा में बचे हुए लोग आते थे, लेकिन परिणाम स्वरूप लाशों के झुंड ने इस क्षेत्र को घेर लिया। ये लास वेगास के सबसे अधिक ज़ॉम्बी प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। हालांकि पांडा इनर सिटी का एक शीर्ष स्तरीय योद्धा था और उसने शहर के बाहर से कई पाइनियर्स के साथ साथ स्थानीय मोटरबाइक गैंग के सदस्यों के एक समूह को भर्ती करने में कामयाबी हासिल की, जिनके सहयोग से क्षेत्र को प्रभावी ढंग से खाली कराने में सफलता मिली। लेकिन आज यहाँ 3 काफिले एक दूसरे के आमने सामने आ गए। प्रत्येक काफिले में कई भारी ट्रक थे, जिनमें पांडा के 8 भारी ट्रकों की संख्या सबसे अधिक थी, जो अन्य 2 टीमों के कुल ट्रकों के बराबर थी। लेकिन अब पांडा एक काफिले के साथ मिलकर उस समूह का सामना कर रहा था जिसके पास केवल 4 भारी ट्रक थे। किमेन, जो मूल रूप से पांडा का साथी था, उनके बगल में जमीन पर लेटा था। उसके शरीर से चिंगारियां निकल रही थीं, जबकि जूडी उसकी देखभाल कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। करीब से देखने पर दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई दिया। बाहरी शहर के पाइनियर्स वाहनों के ऊपर पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर खड़े थे, जबकि आंतरिक शहर के पाइनियर्स काफिले का नेतृत्व कर रहे थे। टैफ, तुम्हारा क्या मतलब है? युवा मास्टर सन ने बार बार संयम बरतने पर जोर दिया है। पांडा ने गोदाम चौक की ओर सतर्कता से देखा, जहां लगभग 1.7 मीटर लंबा एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति लापरवाही से खड़ा था।
सुनहरे बाल और मुक्केबाज के चेहरे की सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले हेडगियर के साथ उन्होंने काले रंग की फाइबर सामग्री से बनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथों में सामरिक दस्ताने पहने हुए थे। ये वास्तव में वह आंकड़ा था जिसने उन्हें साइट पर एक अन्य समूह के साथ अस्थायी रूप से सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। अगर यंग मास्टर सन न होते तो क्या आपको लगता है कि वह बेवकूफ अभी भी जीवित होता? NO12B.Jan.com। क्षेत्र के मध्य में खड़ा व्यक्ति उपहास कर रहा था। उसका चेहरा तिरस्कार और उदासीनता से भरा हुआ था। मैंने आप सभी को एक मौका दिया था। मैं मूल रूप से आपके पक्ष में शामिल होना चाहता था, लेकिन आप इतने अहंकारी थे कि इसे महसूस ही नहीं कर सके। टैफ ने तिरस्कार पूर्वक थूका। इससे पांडा का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। तुम हमारी कमाई का आधा हिस्सा मांग रहे हो। तुम यहाँ नए हो और तुमने पहले कभी किसी काम में मदद नहीं की। हम तुम्हें क्यों दें? क्यों? आप ऐसे बचकाने सवाल कैसे पूछ सकते हैं? क्या ये ताकत पर आधारित नहीं है? टैफ के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव उभरा। फिर उसने विरोधी पक्ष के ट्रकों पर खड़े सशस्त्र कर्मियों की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। बाहरी शहर के सभी देहाती लोगों, सुनो। भीतरी शहर में भी पदानुक्रम है जिसमें तुम्हारे बाहरी शहर की तुलना में कहीं अधिक असमानता है। ध्यान से सोचो कि क्या तुम इस अशांत जल में उतरना चाहते हो? टैफ की आवाज लापरवाह थी, उसका रवैया अहंकारी था। फिर भी जितना अधिक वह बोलता गया, पूरी तरह से सशस्त्र बाहरी शहर पाइनियस की अभिव्यक्ति उतनी ही खराब होती गई। इस उच्च मृत्यु दर वाले विकास क्षेत्र में कुछ लोगों के पास महत्वपूर्ण योग्यताएं और पृष्ठभूमि होने के बावजूद उन्होंने वहां रहने का फैसला किया था। फिर भी इनर सिटी के बड़े लोगों की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। ज़ॉम्बी से मुकाबला करना और माल ढोना एक बात थी, लेकिन इनर सिटी के दिग्गजों के बीच संघर्ष में शामिल होना। कैप्टन पांडा, हम बस अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कभी भी इनर सिटी के अन्य दिग्गजों के साथ दुश्मनी करने के लिए सहमत नहीं हुए। पाइनियर्स में से एक ने साहपूर्वक अपनी बात रखी, हालांकि वह इसमें शामिल होने के लिए स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था। पांडा ने ठंडे भाव से पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अकेले संख्या की दृष्टि से उनकी टीम अभी भी काफी बढ़त पर थी। यदि वे अपनी बंदूकें उठाने को तैयार होते तो टैफ भी सावधान हो जाता। उनके सामरिक सूट के बावजूद हमेशा असुरक्षित हिस्से होते थे तथा ग्रेनेड और हथगोले के साथ निवारक बनाने के लिए पर्याप्त साधन होते थे। लेकिन अब उन्होंने स्वयं ही अपनी पार्टी की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी बढ़त को खत्म कर दिया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि वह अहंकारी प्रतीत होता था, फिर भी वह उतना बुद्धिहीन नहीं था जितना वह प्रतीत होता था। भाई पांडा, हम एक टीम बनाकर विपक्ष को हराने पर सहमत हो गए हैं। देखो, टैफ आ गया है और वह वाकई सिरदर्द है। पांडा के बगल में खड़ा व्यक्ति, जिसका चेहरा मगरमच्छ की खाल जैसा था और जिसके हाथों में एक मिश्रित हेलमेट था, एक उच्च श्रेणी का सामरिक सूट पहना था, लेकिन उसकी ऊंचाई केवल पांडा के कंधों तक ही थी, ने आह भरी। उनका टैफ या उसके समर्थकों के साथ तालमेल नहीं था तथा दोनों पक्षों के बीच हमेशा मतभेद रहा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि टैफ अचानक बस्ती में आ जाएगा, अपने कट्टर दुश्मन की टीम में शामिल हो जाएगा, जो उसके लिए आपदा का कारण बनेगा। ये बकवास है। जब टैफ शामिल होगा तो यह आपकी टीम होगी, ज्यादा उपयोग नहीं होगा, है ना? समस्या अभी भी उसके साथ है। यद्यपि पांडा अस्थायी रूप से इस मगरमच्छ मानव के साथ सहयोग कर रहा था, फिर भी उसे समस्या की जड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। टैफ उसके पास मुनाफे का आधा हिस्सा मांगने आया था, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। लेकिन फिर टैफ ने दबाव बनाने के लिए अपनी युद्ध कौशल का लाभ उठाते हुए दूसरी टीम में शामिल हो गया। किमेन पर नजर डालते हुए पांडा ने आह भरी। किमेन को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसे मारने से यंग मास्टर सन नाराज हो सकते थे। लेकिन अब उसे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया था। भाई पांडा, बैकड्रॉप भाई यहाँ कब आएगा? जमीन पर लेटे हुए तथा शरीर से कभी कभी चिंगारियां निकलने के बावजूद किमेन को अपनी यांत्रिक क्षमताओं के कारण ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, यद्यपि उसकी आवाज में इलेक्ट्रॉनिक स्वर था। वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। पांडा ने मन ही मन आह भरी। अगर ताओ यू जल्दी आ भी जाता तो भी वह अपनी टीम के लिए सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सकता था। गोदाम शायद उनसे छिन गया था। ओह, तो बाहर से भी मदद मिलती है। दिलचस्प है। टैफ ने भौहें उठाई और मुस्कुराया। इसी बीच धातु का कड़ा कवच पहने एक दुबला पतला व्यक्ति उसके पीछे से आया और खिलखिलाकर हंसने लगा। बैकवर्ड